आपके सम्मुख प्रस्तुत है संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था का मास्टर वीडियो और उससे जुड़ी हुई अद्वितीय रचना। स्वागत है आप सभी का आज़ाद आईएएस एकेडमी के भावी कार्यक्रम एक बृहद श्रृंखला मास्टर वीडियो प्रोग्राम पे। मेरे द्वारा लगातार आप सभी को भारत के विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, उनके पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए समग्रता के साथ, निरंतरता के साथ मास्टर वीडियो की एक बृहद श्रृंखला प्रेषित की जा रही है और निश्चित तौर पे आप सभी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आप लोगों का ज्ञानवर्धन भी हो रहा है और परीक्षाओं में ये मास्टर वीडियो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ साथ आपके विभिन्न परीक्षाओं में सफलता के लिए महत्वपूर्ण कारक बन रहे हैं। परीक्षा से पहले आप लोगों को हमेशा रिवीजन की जो एक समस्या थी उसका समाधान मास्टर वीडियो ने कर दिया। मेरे द्वारा इससे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का इतिहास जिसके अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, भारत का भूगोल जिसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, इसके साथ जनसंख्या, विज्ञान, पर्यावरण, इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े हुए मास्टर वीडियो की सीरीज निरंतरता से आपके साथ प्रेषित है और मेरा प्रयास है कि मैं आने वाले समय में सभी विषयों को इसी तरह आसान कर दूंगा। तो निश्चित तौर पे आप सभी इससे लाभान्वित हो रहे हैं, ये मेरे लिए सबसे प्रसन्नता की बात है। अब जो है ये है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था का तीसरा अध्याय, तीसरा एपिसोड। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं और निश्चित तौर पे आप सभी ने देखा होगा और भारतीय राज्य व्यवस्था में आपकी समझ बहुत आसान हो गई होगी। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रत्येक नागरिक को, अपने देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और अधिकारों और कर्तव्यों का जो दस्तावेज है वो हमारा देश का संविधान है, हमारे देश का मौलिक दस्तावेज है और इस मौलिक दस्तावेज के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप देश के प्रशासन, शासन और लोकतंत्र की अवधारणा में शायद बहुत पीछे छूट जाएं। मेरा प्रयास ये है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के इस पूरी मास्टर वीडियो की सीरीज़ में मैं आप सभी को भारत के संविधान की एक आसान समझ विकसित कर सकूं। यदि आपने अभी तक उन दोनों एपिसोड को नहीं देखा भारतीय राज्य व्यवस्था के, तो आप लोग मास्टर वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए और जा करके पहले दोनों मास्टर वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और इसे समग्रता से देखिए। लगातार आसानी के साथ आप चीज़ों को इस तरीके से समझेंगे कि जैसे आपको ये विषय कभी ऐसा था ही नहीं कि किसी तरीके से कठिन और ऐसा लगे आपको। तो मेरा प्रयास यही है कि आपको चीज़ें बहुत आसान भाषा में आप लोगों के सामने समग्रता से प्रस्तुत कर सकूं। अब आपके सामने एक अद्वितीय रचना दिख रही है। आज के मास्टर वीडियो के एपिसोड में क्या होगा, इससे पहले कहाँ तक हुआ था, इन सभी के बारे में चर्चा करूँगा। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मैंने लिखी हैं जो कि आपको दिख नहीं रही हैं, यही इसकी विशेषता है। इस मास्टर वीडियो में एक परिश्रम है, एक अथक परिश्रम है जो आपको दिख रहा होगा। इस बोर्ड में एक पुस्तक है, भारत के संविधान की जुड़ी हुई पुस्तक। तो मास्टर वीडियो प्रोग्राम में इससे पहले जो भारतीय राज्य व्यवस्था का आपने मास्टर वीडियो देखा उसमें मैंने अनुच्छेद 151 तक करवा दिया था। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया था बहुत बढ़िया से और आप लोगों को इतने अनुच्छेद बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। आपको बहुत आसानी से एक एक विषय वस्तु आपके दिमाग में बैठ गई होगी। निश्चित तौर पे यदि नहीं बैठी तो 1 से 2 बार उसे और देख लीजिएगा, आपको अनुच्छेद रट जाएंगे। आज जो है अनुच्छेद 152 से लेके अनुच्छेद 217 तक हम लोग देखेंगे और भारतीय संविधान की विषय वस्तु को आसान बना देंगे। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप सभी भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज को भारत के सभी नागरिकों तक अवश्य पहुंचाइएगा ताकि सबकी भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान में एक बहुत ही मजबूत पकड़ बन सके। तो चलिए प्रारंभ करता हूं मैं आप सभी को भारतीय राज्य व्यवस्था की विषय वस्तु आसान बनाने के लिए इस पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को शुरू करते हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ये रचना आपको दिख नहीं रही, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको मुझे सुनना है। मेरा टीचिंग स्किल होगा जो आपके ध्यान को आकृष्ट कर देगा और एक एक विषय, ये पूरा का पूरा बोर्ड मैं आपके दिमाग में छाप दूंगा, बैठा दूंगा। आपको इसके लिए तनाव लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप मुझे सुनिए बस। आप यदि मुझे सुनेंगे गंभीरता के साथ तो आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से, बहुत कम समय में आपके दिमाग तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक चर्चा ये कर लेता हूं कि आज हम पढ़ेंगे क्या, पूरे के पूरे सेशन में क्या करना है। इससे पहले जो हमने किया था वो अनुच्छेद 151 तक किया था, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और इससे पहले
संघ और उससे जुड़े हुए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उससे जुड़े हुए विषय वस्तु। चूंकि आपको पता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत का संविधान भारत को संघीय स्वरूप प्रदान करता है। संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 या फिर अनुसूची 1, अनुसूची 4, अनुसूची 7 भारत के संघीय ढांचे को विकसित करता है। आज मैं अनुसूचियां भी आप लोगों को बताऊंगा, 12 की 12 अनुसूचियां भी आज हम लोग यहां पर इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो जो संघीय ढांचा है उसमें जो 2 यूनिट हैं, पहली यूनिट है केंद्र, जो एक धुरी का काम करती है, जो एक सशक्त केंद्र बिंदु का काम करती है, और उससे जुड़ी हुई इसकी विभिन्न इकाइयां राज्य सरकारें, है ना। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी के राज्य व्यवस्था और संविधान में क्या क्या उपबंध किए गए हैं, कैसे यहाँ का शासन प्रशासन चलता है। संघ के लिए भाग 5 बनाया गया है, संविधान का भाग 5, है ना। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। और वहीं अब आगे हमारी चर्चा होगी अनुच्छेद 152 से लेकर के आगे की, जो कि राज्य की पूरी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की विषय वस्तु से जुड़ा हुआ है। तो भारत एक संघीय प्रणाली वाला देश है, जहां पर केंद्र संघ है, संघ सरकार है, केंद्र सरकार है। सरकार के 3 पिलर हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और विभिन्न राज्यों में सरकारें हैं, है ना। विभिन्न राज्यों में सरकारें हैं। ये सरकारें आपकी हर राज्य में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अलग अलग तर्ज पे चल रही हैं, ठीक है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो भारतीय संविधान का भाग 6 राज्य और अध्याय 1, अध्याय 1 में अनुच्छेद 152 परिभाषा है। देखिए मैं एक एक अनुच्छेद के बारे में चर्चा करूंगा और विस्तृत चर्चा करूंगा, ठीक है। इससे पहले के अनुच्छेदों को मैंने बहुत विस्तृत चर्चा की है और एक एक अनुच्छेद को समझाने का प्रयास किया है। यदि आप पूरा देख लेंगे तो आपको बेयर एक्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से आप पूरा का पूरा संविधान समझ जाएंगे एक एक आर्टिकल को, और रटते चले जाएंगे। हर आर्टिकल में क्या है पूरा समरी करके दूंगा, आप लोगों को समझा के दूंगा, ठीक है। इसलिए मुझे ध्यान से सुनना है, गौर से सुनना है। आने वाले 2 घंटे आप मुझे दे दीजिए, ठीक है। और मैं निश्चित तौर पे आपको बता रहा हूं वो कॉन्फिडेंस दूंगा जो आपको पढ़ने में 2 साल, 3 साल, 4 साल का समय भी लग जाता है, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। 2 घंटे में मैं आपके पूरे दिमाग को अपनी तरफ आकर्षित करूंगा और एक एक आर्टिकल आपके दिमाग में दूंगा। तो भारतीय संविधान का भाग 6, इसमें राज्य सरकारों के उपबंध है कि राज्य में कैसे प्रशासन चलेगा, क्या वहाँ की शासन व्यवस्था की संरचना होगी, वहाँ पे कार्यपालिका का स्वरूप क्या होगा, विधायिका का स्वरूप क्या होगा और वहाँ की न्यायपालिका का स्वरूप क्या होगा। तो ध्यान से एक एक चीज़ को समझते जाइएगा। सबसे पहले भाग 6 में अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 152 में परिभाषा दी गई है और ये कहा गया था, पहले की बात कर रहा हूँ, अब नहीं है। अनुच्छेद 152 में कहा गया था कि राज्य के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, ये लिखा हुआ था, लेकिन अब ये चीज खत्म हो चुकी है, चूंकि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश जिसमें संघ सरकार के द्वारा वहां से राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पे उप गवर्नर कहीं पर बैठता है, कहीं पे प्रशासक बैठता है ना, कहीं पर आयुक्त बैठता है, तो अलग अलग हर जगह व्यवस्था है। तो जम्मू कश्मीर में चूंकि विधानसभा भी है ना, जो केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे उसको सृजित किया गया है, नवगठित किया गया है, अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 को समाप्त किया गया है। तो अनुच्छेद 370 के बाद अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ पर एक विधानसभा है, एक विधानसभा दिल्ली और पुदुचेरी के तर्ज पर, जहाँ पर उप राज्यपाल या एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद सृजित किया गया है, तो केंद्र सरकार के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 152 में राज्य के अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर राज्य नहीं था वो शब्द अब आपका यहाँ से विलोपित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से चालू हो जाता है कार्यपालिका, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कार्यपालिका में आप लोगों ने जैसे केंद्र की कार्यपालिका में पढ़ा कि राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति हैं। केंद्र की कार्यपालिका की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री हैं जो कि मंत्रिपरिषद का अभिन्न हिस्सा है ना। मंत्रिपरिषद है, उसमें बहुत सारे मंत्री हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, मंत्रिमंडल के सदस्य हो, या फिर वो राज्य मंत्री हो, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो, या उप मंत्री हो, और इसी में प्रधानमंत्री भी हैं, है ना। तो मंत्रिपरिषद है, महान्यायवादी का पद है। उसी प्रकार से हम राज्यों में देखें
तो राज्यों में जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका को मैंने, यदि आप पहला एपिसोड देखेंगे तो कार्यपालिका को दो भागों में बांटा था, एक है अस्थाई, एक है स्थाई, है ना। तो यहाँ पर भी वही बात है, एक अस्थाई कार्यपालिका जो कि समय के साथ साथ बदलती रहती है। हर 5 साल में चुनाव होंगे, राष्ट्रपति बदल जाएगा, राज्यपाल बदल जाएगा, मुख्यमंत्री बदल जाएगा, मंत्रिपरिषद बदल जाएगी, है ना, महान्यायवादी बदल जाएगा, महाधिवक्ता बदल जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे अस्थाई कार्यपालिका के तौर पे राज्य में सबसे सर्वोच्च पद पर, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है वैसे राज्यों में राज्यपाल होता है, और राज्यपाल भी केंद्र का प्रतिनिधि होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये पद समय समय पर विवादों में भी आता रहता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कई बार यह भी कहा जाता है कि राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति से ज्यादा है, राष्ट्रपति से ज्यादा पावरफुल है राज्यपाल कुछ मामलों में, विवेकाधीन शक्तियों में। या फिर कई मामलों में यह भी कहा जाता है कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे है और राज्यपाल कई बार पक्षपात भी करते हैं, अपनी विवेकाधीन शक्तियों का कभी कभी दुरुपयोग भी किया जाता है। आमतौर पे हम लोग देखते हैं जब कहीं पर भी सरकारें नहीं बनती या फिर जो केंद्र में सत्ता और पार्टी है, राजनीतिक पार्टी के बीच में जो दलगत और कभी विखंडित बहुमत की स्थिति में राज्यपाल की एक ऐसी भूमिका भी देखने को मिलती है और वो काफ़ी विवाद के कटघरे में खड़ी हो जाती है। चाहे कर्नाटक का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, ऐसे विभिन्न मामले आप देखते रहते हैं, चाहे गोवा का मामला हो जहाँ पर सरकारों को चयनित करने पर। तो इस पर डिस्कस करेंगे, इस पर लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, इस विषय पर मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, पीटी में भी पूछे जाते हैं, लेकिन आपको आर्टिकल पता होने चाहिए जिसको आप लोग लिख सकें, है ना। तो अनुच्छेद 153 कहता है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए, राज्यों के लिए राज्यपाल का उपबंध किया गया है और इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है ना। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, उसको इस अनुच्छेद के तहत उसको इस शब्द से विलोपित नहीं किया जाएगा, या फिर इसको हम जो है मानेंगे कि उसके अधिकार है कि वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 153 क्या है, राज्यों के राज्यपाल की बात यहां पर करता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में चर्चा करता है। यहाँ पे राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में चर्चा करता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति कहां पर निहित होगी। जैसे केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित थी, वैसे ही यहाँ पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग वो स्वयं कर सकता है या अपने अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। ठीक है, आमतौर पे, है ना, पूरा का पूरा एक परमानेंट भी एग्जीक्यूटिव है, एक स्थायी कार्यपालिका है जिसमें चयनित अधिकारी हैं, पीसीएस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं और पूरा का पूरा एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है जो कि पूरा एक श्रेणी के ढांचे से बना हुआ है। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड तक के जितने भी पद हैं ये सब राज्य के प्रतिनिधि हैं और कार्यपालिका जो कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाने का काम करते हैं, सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 154 ध्यान रखिएगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है, राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग वो स्वयं कर सकता है, अपने अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा। आसान है, याद रखिएगा ये आर्टिकल, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। अनुच्छेद 156, राज्यपाल की पदावधि क्या होगी। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 156 ही एक ऐसा आर्टिकल है जो कि राज्यपाल की पद को विवादित बना देता है, राज्यपाल की शक्तियों को खींच लेता है ना। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। आमतौर पे राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति का प्रसाद रहेगा तब तक वो राज्यपाल के पद पे रह सकता है। और देखो, यदि आप संविधान के 3 अनुच्छेदों को देखें, ठीक है, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 78, तो आप मोटे तौर पे यदि तीनों आर्टिकल को जोड़ के देखें जो कि मैंने डिस्कस किया है पहले एपिसोड में, तो आप पाएंगे कि हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री ज़्यादा सशक्त है क्योंकि वो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का प्रमुख है, मुखिया है ना। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य होना होता है, तो अप्रत्यक्ष तौर पे जो भी कार्य किया जाता है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है और जिसमें प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे राज्यपाल, जब कभी भी ऐसा होता है कि सत्ता परिवर्तन होता है केंद्र में, है ना, चूंकि केंद्र का प्रतिनिधि है, राष्ट्रपति के द्वारा इसको चुना जाएगा, कोई ऐसे मानक नहीं बनाए गए चुनाव को लेकर के, है ना। कोई भी व्यक्ति हो जिसको राष्ट्रपति ऐसा समझते हैं राज्यपाल पद की योग्यता यदि वो रखता है, क्या योग्यता होगी आगे मैं चर्चा करूंगा,
तो वो योग्यताओं पे उसको, तो कई बार ये पद जो है ऐसा भी होता है कि इस पद में राजनीतिक स्वार्थ भी जुड़े होते हैं, ठीक है, और इस पद को हटाने के लिए भी कोई मानक नहीं बनाया गया जैसे अन्य पदों के लिए, चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पद है, एक राज्य के मुखिया का पद है ना। और चूंकि हमारे देश में संघीय प्रणाली है, राज्यों को बहुत कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है, तो ऐसा जरूरी होना चाहिए, संविधानिक उपबंध होना चाहिए। और ऐसा संविधान समीक्षा आयोग जो 2000 में बनाया था उसने भी रिपोर्ट की, सरकारिया आयोग ने भी रिपोर्ट की, पुंछी आयोग ने भी रिपोर्ट की, कि उन सबकी रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो सबके रिकमेंडेशन है कि राज्यपाल के पद के चयन और उसके पदावधि को लेकर के कुछ विशेष उपबंध किए जाने चाहिए। लेकिन अनुच्छेद 156 कहता है कि राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है और राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पदत्याग भी कर सकता है। उसका कार्यकाल आमतौर पे 5 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी कहानी राज्यपाल की राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत थी। और कई बार आप देखते हैं राज्यपाल जो है हटा दिए जाते हैं जैसे ही सत्ता परिवर्तन होती है या उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, कई मामले ऐसे आए हैं। अनुच्छेद 157 राज्यपाल को नियुक्त होने के लिए अर्हताएं क्या है। अनुच्छेद 157 क्या है, अनुच्छेद 156 दिमाग में बैठा लीजिएगा। अनुच्छेद 156 है राज्यपाल की पदावधि, अनुच्छेद 157 है राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। सबसे पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो तय है, ये तो कहीं पर भी तय है, विदेशी कोई ऐसे संवैधानिक पदों पे नहीं बैठ सकता है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए उसकी, बस ये 2 बड़ी अर्हताएं हैं जो उसके पास होनी चाहिए, है ना। और भी पागल दिवालिया ये सब चीज़ें तो आप समझते ही हैं, ठीक है, आमतौर पे। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या हैं, क्या शर्तें हैं। पहली शर्त है संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक। यदि कोई व्यक्ति संसद या विधानमंडल का सदस्य है, राज्यपाल के लिए चुन लिया जाता है, तो ऐसा माना जाएगा कि चुनने की अवधि के बाद वो अपने उन पदों को रिक्त कर देता है। यदि नहीं रिक्त करता तो राज्यपाल का पद भी, तो राज्यपाल पद की जो भी बनेगा वो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, और ये चीज़ स्पष्ट किया गया है कि लाभ का पद कौन सा नहीं होगा, संघ और राज्य के मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है, तो लाभ के पद में नहीं होना चाहिए वो। इसके अलावा राजभवन के उपयोग का हकदार होगा। जैसे केंद्र सरकार में राष्ट्रपति के लिए पूरा राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, वैसे हर जितने भी राज्य हैं सभी की राजधानियों में राजभवन होता है जहां पे राज्यपाल निवास करते हैं, ठीक है। वेतन भत्ते और उपलब्धियां संसद द्वारा समय समय पर विधि बनाकर उसको, है ना, विनियमित किया जाएगा। यदि नहीं किया जाता, जब तक विधि नहीं बनेगी तब तक दूसरी अनुसूची जिसमें राज्य की संचित निधि से जुड़ा हुआ है वहां पर जो है राज्यपाल का वेतन जो है क्या होगा, भारित होगा, ठीक है। 2 से यदि कोई व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होता है या किसी को अतिरिक्त प्रभार मिलता है किसी राज्य का, तो राष्ट्रपति के द्वारा ऐसी जो वेतन भत्ते उपलब्धियां होंगी उसको दोनों राज्यों की संचित निधि के एक अनुपात में बना दिया जाएगा, एक अनुपात, एक रेशियो क्रिएट कर दिया जाएगा ताकि उसका जो है वेतन वहां से आए। तो यदि 2 राज्यों का राज्यपाल है तो पैसा जो है दोनों राज्य देंगे, और वो रेशियो कौन बनाएगा, वो अनुपात कौन बनाएगा, राष्ट्रपति महोदय बनाएंगे। तो अनुच्छेद 158 में ध्यान रखना इन चीजों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान की बहुत चर्चा की गई है। राज्यपाल द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान की चर्चा की गई है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा या प्रतिज्ञान कौन दिलाएगा, तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। इसकी चर्चा यहाँ पर की गई है, ठीक है। और शपथ जो है राज्यपाल की शपथ, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 159 में ही है। अनुच्छेद 159 में ही राज्यपाल की शपथ लिखी हुई है कि राज्यपाल को क्या शपथ लेनी है। आमतौर पे अनुच्छेद 100 राष्ट्रपति की शपथ, अनुच्छेद 60 उपराष्ट्रपति की शपथ और राज्यपाल की शपथ है। 3 लोगों की शपथ है जो संविधान में वर्णित है। अन्यथा जो अन्य जितने भी हैं, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो किसी भी प्रकार के पदाधिकारी हों, संवैधानिक पद हों, उनकी जो शपथ है उनका प्रारूप दिया गया है कहां पर, अनुसूची 3 में, ठीक है, ध्यान रखना है। तो राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 159 ही है जहां पे राज्यपाल की शपथ है। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है, जैसे कि संविधान में बहुत सारे कर्तव्य ऐसे हर परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य संविधान निर्माता नहीं लिख सकते थे, तो उन्होंने एक आर्टिकल डाल दिया अनुच्छेद 60 कि यदि राष्ट्रपति, जो इस अध्याय में बहुत सारे राज्यपाल के कर्तव्य है, यदि वो वर्णित नहीं है वो कर्तव्य, उसके अतिरिक्त भी कोई कर्तव्य यदि राष्ट्रपति चाहे
तो कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन में राष्ट्रपति ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वो ठीक समझता है, जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका अनुच्छेद 161 है। जैसे अनुच्छेद 72 है, राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति है, वैसे राज्यपाल के पास भी क्षमा करने की शक्ति है। क्षमा आदि के कुछ मामलों में दंडादेश, अब यहाँ पे कुछ शब्द हैं, निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। ये काम कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। लघुकरण, अवधि कम कर सकता है, किसी कठोर कारावास या कठोर सजा को आसान बना सकता है ना। तो परिहार कर सकता है, न्यूनतम कर सकता है। तो निलंबन, परिहार, लघुकरण और मृत्युदंड की सजा को कम कर सकता है, उसको चेंज करके आजीवन कारावास में पलट सकता है, लेकिन पूरी तरीके से क्षमा नहीं कर सकता। ये काम सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति करेंगे अनुच्छेद 72 के तहत। तो इसे भी ध्यान रखना। अनुच्छेद 61 क्या है? क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कितना होगा? जैसे अनुच्छेद 73 में लिखा हुआ है ना, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 162 में लिखा हुआ है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। आसान है। अनुसूची 7 में राज्य सूची। राज्य सूची में विधायिका, राज्य की विधायिका यानी कि राज्य का विधानमंडल जिन जिन विषयों पर कानून बना सकता है, या समवर्ती सूची, ये भी राज्य इस पे भी कानून बना सकता है, उतने तक राज्य की कार्यपालिका का विस्तार होगा। सिंपल और आसान भाषा में, यही बात यहाँ पे आसान भाषा में लिखी हुई है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य के विधानमंडल की विधि बनानी शक्ति तक है। ऐसे संसद का भी है, संघ सूची और समवर्ती सूची, जहां तक वो कानून बना सकता है वहां तक संघ की कार्यपालिका है। तो बहुत क्लियर कर दिया गया है। संविधान में संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए बहुत चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं, संघ की शक्तियां और राज्य की शक्तियां, ताकि एक दूसरे के मध्य विवाद न हो और हस्तक्षेप न करें एक दूसरे के विषयों पर। अब आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 163 से मंत्रिपरिषद की चर्चा होती है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं मंत्रिपरिषद एक बड़ा स्वरूप है ना। मंत्रिपरिषद चाहे वो केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, बड़ा स्वरूप है, बड़ा ढांचा है। मंत्रिपरिषद के अंदर कई प्रकार के मंत्री आते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, ये बड़ा नाम आपने सुना होगा, इसको मंत्रिमंडल भी कहते हैं। ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं होती, लेकिन सबसे पावरफुल बॉडी यही होती है। पहले प्रकार के मंत्री कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री, मंत्रिमंडल। दूसरे प्रकार के मंत्री होते हैं राज्य मंत्री, है ना। तीसरे प्रकार के मंत्री होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये भी काफी स्वतंत्र प्रभार, आगे ही लिखा है, तो इंडिपेंडेंट रूप में काम करते हैं। चौथे प्रकार के मंत्री होते हैं उपमंत्री, तो सबसे ज्यादा पावरफुल कैबिनेट के अंदर कौन है? अब इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल के आए। किचन कैबिनेट, है ना। कई बार होता है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, उनके आसपास जो है 3-4 लोगों का ऐसा गुट होता है जो बहुत ज़्यादा प्रमुखता रखते हैं, और वो जरूरी नहीं है कि वो संसद के सदस्य हैं, कोई भी हो सकता है वो। ठीक है, तो यहाँ तक कि जो विभिन्न पार्टियां हैं, उन पार्टियों के जो पार्टी अध्यक्ष होते हैं, जिस पार्टी की सरकार है, वो भी किचन कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। तो किचन कैबिनेट में बहुत रसूखदार उनके आसपास के लोग होते हैं, और ये कोई संवैधानिक नहीं है। किचन कैबिनेट संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक शब्द है, और ये ऐसे निकल के आया है। ऐसे एक होता है ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट, विपक्ष बनाता है इसको, विपक्ष में शैडो कैबिनेट बनती है। विपक्ष जो होती है वो एक वहां पे भी मंत्रिपरिषद को, वो एक कैबिनेट का निर्माण करती है। ये ब्रिटेन में है, भारत में शैडो कैबिनेट की अवधारणा नहीं है। चलिए, थोड़ी सी बातें नहीं, अब मैं बात करता हूं अनुच्छेद 163 में। तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, राज्यपाल विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही कार्य करेगा, इस विषय को ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहली बात ये। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राज्यपाल के पास बहुत सारी विवेकाधीन शक्तियां हैं, बहुत सारी, जो राष्ट्रपति के पास नहीं है। जैसे विधानमंडल के द्वारा बहुत सारे कानून पारित किए जाएंगे। तो अभी मैं अनुच्छेद 200 और 201 पढ़ाऊंगा आप लोगों को। राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि यदि उसे लगता है कि कोई भी कानून राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना चाहिए तो आरक्षित रख सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 200 के तहत, अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति उस पर कार्रवाई देगा। यदि वो चाहे तो मंत्रिपरिषद के बहुत सारे निर्णयों का वीटो कर सकता है। ठीक है, विभिन्न परिस्थितियों में, तो उनके बारे में भी आगे चर्चा होगी, तभी मैं डिस्कस करूंगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 164, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध।
ठीक है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद के बारे में बात थी, अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अनुबंध। पहली बात, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। वहां पे क्या होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है केंद्र में, यहां पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। तो सबसे पहले हमेशा शपथ दिलवाई जाती है, मुख्यमंत्री की शपथ होती है और फिर मुख्यमंत्री एक सूची सौंपते हैं राज्यपाल को कि इनको ये पद में, ये मंत्री में ये कार्य आवंटन है और इनको जो है तो आमतौर पर राज्यपाल के द्वारा जो कैबिनेट के अन्य मंत्री होते हैं उनको भी शपथ दिलवाई जाती है। ठीक है, तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। ठीक है, मंत्रिपरिषद में सीएम सहित यानी कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल सदस्य संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। दिमाग में बैठा लीजिए, वहां पे लोकसभा था, यहां पे विधानसभा है। केंद्र की विधायिका को संसद नाम देते हैं, राज्य की विधायिका का नाम विधानमंडल है। केंद्र की विधायिका संसद के 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। राज्य की विधायिका विधानमंडल के भी 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। तो ध्यान रखना है, हर जगह पे विधान परिषद नहीं है, हर राज्य में। कुछ ही राज्य हैं जो आज़ादी से पहले जब पहला चुनाव हुआ था या भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बहुत सारे राज्यों में विधान परिषदों का निर्माण किया गया था, उन्हीं राज्यों में आज विधान परिषद है, अन्यथा नहीं है। लेकिन कोई भी राज्य चाहे तो अपने राज्य में विधान परिषद का निर्माण संसद के माध्यम से करवा सकता है। इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? मंत्रियों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की 12 से कम संख्या नहीं होगी। तो न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या, पूरा रेशियो देख लीजिएगा। अधिकतम संख्या 15% से, ठीक, और न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं। कम से कम 12 मंत्री होने ही होने हैं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा 15%। जैसे उत्तर प्रदेश में 404 सीटें हैं, 403 + 1 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को जोड़ दें तो आप उसका 15% निकाल सकते हैं कि इससे ज़्यादा संख्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लगभग 60 के आसपास सीटें आएंगी जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 15% से अधिक नहीं होंगी, ठीक है, और 12 से कम नहीं होंगी। अब यहाँ पर कुछ राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों में जनजातियों के लिए मंत्री बनाए की बात अनिवार्य कही गई है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के लिए एक कल्याण का भार साधक एक मंत्री होगा। ये पद अनिवार्य है, ये जितने भी राज्य दिए गए। एक बार फिर सुन लीजिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे जनजातियों का केंद्रण ज़्यादा है। तो इन राज्यों में क्या होगा, एक जनजातियों के कल्याण के लिए एक भार साधक मंत्री जरूर बनाया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। हमारे यहाँ पे उत्तरदायित्व तो नियंत्रण का सिद्धांत है, चूंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली उत्तरदायित्व तो नियंत्रण के सिद्धांत पे काम करती है। जहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है जैसे अमेरिका, वहाँ पे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होता है। तो हमारे यहाँ पे उत्तरदायित्व, किस चीज़ का उत्तरदायित्व? मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व किसके प्रति? विधानसभा। केंद्र में क्या होता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक तौर पे और व्यक्तिगत तौर पे एक एक मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। वैसे यहाँ पर भी मंत्री और मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक तौर पे व्यक्तिगत तौर पे उत्तरदायी होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल मंत्रियों को शपथ तीसरी अनुसूची के प्रारूप के अनुसार दिलवाते हैं। तो राज्यपाल मंत्रियों को शपथ तीसरी अनुसूची के प्रारूप दिलाते हैं। राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होने पर मंत्री 6 माह के उपरांत अपना पद त्याग देगा। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है लेकिन उसको राज्यसभा की मेंबरशिप, राज्य विधानमंडल की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। ऐसा संसद में भी है, केंद्र में भी यदि कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है लेकिन उसको 6 माह के अंदर अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, अन्यथा वो अपने पद से, उसका पद, जैसे महाराष्ट्र में देख सकते हैं अभी जो उद्धव ठाकरे सरकार है वहाँ पर ये संकट गहमा गहमी में है, क्योंकि उद्धव जो हैं वो किसी भी पार्टी, किसी भी विधानसभा से सदस्य हैं। शिवसेना की जो वो किसी भी विधानसभा से भी नहीं है, विधान परिषद से भी नहीं है। तो अब देखते हैं क्या होता है उसके बारे में। तो ऐसा आप देख सकते हैं बहुत सारे, कोई भी मंत्री क्या होगा, 15 वो उसको वहाँ से रखना ही पड़ेगा, नहीं तो वो
अपने पद से पदच्युत हो जाएंगे। ध्यान रखना है आपको इसको। मंत्रियों के वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा समय समय पर विधि द्वारा अवधारित किया जाएगा, ये भी दिमाग में रखना है। इसके बाद करते हैं अनुच्छेद 115 राज्य का महाधिवक्ता, है ना। जैसे वहाँ पे महान्यायवादी अनुच्छेद 76 है ना, वैसे यहाँ पे महाधिवक्ता राज्य का प्रमुख विधि अधिकारी, प्रमुख विधि सलाह अधिकारी। तो इसके बारे में देख लेते हैं। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता का कर्तव्य सौंपेगा, है ना। और इसका मुख्य काम क्या होता है? मुख्य काम होता है सौंपे गए विधि संबंधी कार्यों पर राज्य को सलाह देना और उनके कर्तव्यों का निर्वहन करना। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। जैसे मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं या फिर राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, वैसे ही महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट ये भी क्या होता है आपका? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। इसको वेतन नहीं मिलता। वैसे महान्यायवादी को वेतन नहीं मिलता, क्या मिलता है? पारिश्रमिक। जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा। इसको बोलते हैं दिहाड़ी आसान भाषा में। तो पारिश्रमिक मिलता है। सैलरी का उपबंध नहीं किया गया, लेकिन आमतौर पे एक सैलरी फिक्स कर दी जाती है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और इसीलिए महाधिवक्ता को छूट भी दी गई, वो कहीं और भी काम कर सकता है, साथ साथ रोजी रोटी तो चलानी, सबके पेट लगा हुआ है, बीवी बच्चे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 166 सरकारी कार्य का संचालन। तो ये आसान भाषा में इसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकार समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से माना जाएगा, कि राज्यपाल के नाम से कही हुई मानी जाएंगी। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। तो जैसा पता है कि मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में मुख्यमंत्री एक मीडिएटर की भूमिका निभाता है। उसका मुख्य कर्तव्य होता है कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से अवगत कराए। तो एक सेतु का काम करता है मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में मुख्यमंत्री। तो इसके लिए कहाँ पे है? अनुच्छेद 167 में। अब बात करते हैं राज्य की विधानमंडल में विधायिका के बारे में। थोड़ी बात हो गई कार्यपालिका, अब बात करते हैं विधायिका के बारे में। अनुच्छेद 168। तो अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडल के गठन के बारे में बात की गई है कि राज्यों का विधानमंडल का गठन क्या होगा। मैं बार बार फिर से आपको बता रहा हूं, राज्य की विधायिका का नाम विधानमंडल है, केंद्र की विधायिका का नाम संसद है। तो विधानमंडल का गठन राज्यपाल, और यदि कहीं पर दो सदन है तो दोनों सदन से, विधानसभा और विधान परिषद से। यदि कहीं पर एक सदन है तो एक सदन से, वो विधान परिषद से होगा। तो इससे मिलकर क्या बनेगा? राज्यों का विधानमंडल बनेगा। ध्यान रखना है इसको। राज्यपाल प्लस राज्यपाल विधानमंडल का भी सदस्य होता है, कार्यपालिका का भी है और यहाँ पे विधानमंडल का। तो राज्यपाल विधायिका और कार्यपालिका में एक सेतु का काम करता है, ये ध्यान रखना है। और जो भी कानून बनाए जाते हैं सभी राज्यपाल की अनुमति से ही कानून बनता है। अंतिम अनुमति राज्यपाल की होती है, ठीक है। तो राज्यपाल विधानमंडल यदि एक सदनी है और यदि द्विसदनी है तो विधान परिषद से मिलकर विधानमंडल का गठन होता है। अब कहां कहां पे द्विसदनी है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। फिर से सुनिएगा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना, इन राज्यों की विधान परिषद विधानमंडल द्विसदनीय है, दोनों सदन है। फिर एक बार मैं आपको बता रहा हूं, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। अभी विभिन्न राज्यों के द्वारा इसके लिए प्रस्ताव भी किया गया, जैसे उड़ीसा के द्वारा, राजस्थान के द्वारा भी किया गया था। कोई भी राज्य चाहे तो अपने यहाँ विधान परिषद का सृजन या उत्साधन करवा सकती है। उसके लिए उसको प्रपोजल वहाँ की जो विधानसभा है, विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा विशेष बहुमत से, और वो प्रस्ताव संसद में जाएगा और संसद से यदि पारित हो जाता है तो संसद विधानसभा का विधान परिषद का सृजन या उत्साधन कर सकती है। ऐसा उपबंध आगे आपको मिलेगा। आगे चलते हैं अनुच्छेद 169, याद कर लीजिएगा, ये बहुत पूछता है। अनुच्छेद 169 आर्टिकल 169 राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन और सृजन से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो संसद विधि द्वारा उत्साधन या सृजन कर सकती है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान देने वाले कम से कम 2/3, यानी विशेष बहुमत की बात कर रहा है, 2/3 बहुमत द्वारा यदि पारित करके एक संकल्प पारित कर देती है, ठीक है, तो क्या होगा? संसद के द्वारा एक विधि बना करके विधान परिषद का सृजन वहां पर कर दिया जाएगा या उत्साधन कर दिया। जहां पे है वहां पे हटा भी सकते हैं, जहां पे है वहां पे निर्माण भी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 169 रटे रहिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 368 के तहत इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, एक साधारण विधि माना जाएगा, ये स्पष्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो संविधान संशोधन नहीं है। अनुच्छेद 4 में भी ये बात स्पष्ट की गई है, ठीक है।
तो आपका अनुच्छेद 368 के तहत क्या है, संविधान संशोधन नहीं है। आगे बात करता है विधानसभाओं की संरचना, विधानसभा की बात अब आ गई, ठीक है। विधानसभा की संरचना में क्या है, अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहता है। अनुच्छेद 333 मैंने संसद में जब आपको लोकसभा की संरचना तब अनुच्छेद 331 की बात आई थी, तो अनुच्छेद 333 याद रहना चाहिए आपको, ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 331 केंद्र सरकार में, अनुच्छेद 333 राज्य सरकार में। यदि संसद में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत केंद्र में 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है ना, 2 सीटें रिजर्व की गई हैं लोकसभा में। वैसे ही यहाँ पे राज्यपाल भी अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा में एक अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जिसके तहत एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को विधानसभा में, यदि उनका प्रतिनिधित्व नहीं है तो मनोनीत कर सकते हैं, रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 500 से अनधिक और 60 से, तो विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है, ऐसा अनुच्छेद 170 में लिखा है, और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। कहीं कहीं पे अपवाद है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, सिक्किम वगैरह हैं जैसे। तो अनुच्छेद 170 कहता है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने गए हुए लोग होंगे। विधान परिषद में ऐसा नहीं होता, विधान परिषद में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और वहां पे अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं आगे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन अनुच्छेद 170 में जो विधानसभाएं होती हैं वहां पर आम चुनाव होता है, जिसमें आप वोट डालने जाते हो, है ना, जाते हो ना, विधायक का चुनाव होता है ना, वही चुनाव है। तो उसी प्रत्यक्ष पूरे राज्य को निर्वाचन क्षेत्रों में, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। ये काम होता है परिसीमन आयोग का, ठीक है, निर्वाचन आयोग के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा पूरा गठित किया जाता है। और राज्य निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होते हैं, वहां से विधायक खड़े होते हैं, आप लोग चुनते हो, है ना, ये सब आप जानते हो बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे बस याद रखने की चीज ये है कि 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे किसी भी विधानसभा में और 60 से कम नहीं होंगे। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को जनसंख्या के अनुपात पर विभाजित किया गया है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना क्या होगी, ये हो गई विधानसभा की संरचना, ठीक है। अब आगे करते हैं विधान परिषद में कैसे कैसे चुनाव होगा। विधानसभा प्रत्यक्ष डायरेक्टली आप जो लोग जाते हैं, बटन दबाते हैं, आपको मताधिकार है, वयस्क मताधिकार है, 18 साल से ऊपर है, जाइए वोट दीजिए। 2 बार वोट देते हैं आप लोग, एक बार विधानसभा में, एक बार लोकसभा में, है ना। वैसे ही यहाँ पे अब वहां पे जैसे राज्यसभा है वैसे यहाँ पे विधान परिषद है। राज्यसभा में वोट डालने तो नहीं जाते हो ना, नहीं जाते हो ना, वैसे ही विधान परिषद में भी वोट डालने नहीं जाते हो। कैसे बनता है, यहाँ पे बहुत सारे निर्वाचक मंडल बनाए जाते हैं और उन निर्वाचक मंडलों के माध्यम से चुना जाता है विधान परिषद के सदस्यों को। जैसे सबसे पहला निर्वाचक मंडल बनता है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। तो विधानसभा के सदस्यों की कुल 1/3 से अधिक, पहली बात तो इसकी संख्या कितनी होगी, इसकी संख्या होगी विधानसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से ज्यादा नहीं होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में 100 हैं विधान परिषद की सीटें, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा, और टोटल ऊपर कितने हैं, 404 है विधानसभा में, तो उसका आपका कितना कह रहा है, 1/3, 1/3। तो आपको 1/3 कर देना है, ठीक है, लगभग 133 से 134 सीटें के आसपास निकल के आएगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकती हैं। तो विधान परिषद में सबसे, विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक, पहली बात, विधान परिषद के सदस्य नहीं होंगे, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। बहुत ज्यादा महत्व नहीं है विधान परिषद का, अभी देखिएगा आप लोग, कुछ नहीं, काम ज्यादा काम होता ही नहीं है यहाँ पे। अगला विधान, ठीक है, तो ये याद रखना है, लेकिन किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी, मतलब न्यूनतम 40 होंगे, अधिकतम कितने होंगे, विधानसभा, जिस राज्य की विधानसभा है उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3, इतना याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, परंतु किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। 1/3 सदस्य, ये तो 1/3 सदस्य राज्य की नगर पालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय प्राधिकारों के सदस्यों से मिलने वाले निर्वाचक मंडलों से चुने जाएंगे। तो 1/3 सदस्य कहां से निकल के आएंगे, जो स्थानीय प्रशासन है वहां का निर्वाचक मंडल बनेगा, उसी निर्वाचक मंडल से चुन के आएंगे 1/3 सदस्य, कहां के, विधान परिषद के। दूसरा, आगे बढ़िए, 1/12वां भाग, 1/12वां भाग बनेगा विश्वविद्यालय से कम 3 वर्ष से स्नातक, देखिए जो स्नातक कर चुके हैं और उनके स्नातक के बाद 3 वर्ष की अवधि और हो चुकी है, तो उनसे मिलकर एक निर्वाचक मंडल बनेगा और 1/12वां भाग वहां से निकल के आएगा,
ठीक है, जो स्नातक हो चुके हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनसे 1/12वां भाग उनके मिलकर निर्वाचक मंडल से बनेगा। तो 1/12वां भाग यहां से निकल के आएगा। 1/12वां भाग माध्यमिक पाठशालाओं में पढ़ाने वाले कम से कम 3 वर्ष से लगे हुए शिक्षकों, जितने भी शिक्षक होंगे, जो सदस्य होंगे, जो माध्यमिक पाठशालाओं में पढ़ा रहे हैं, उनसे बना हुआ निर्वाचक मंडल से 1/12वां भाग बन के आएगा। 1/3 विधानसभाओं से, 1/12 स्थानीय प्रशासन से, 1/3 आपका 1/12 आपका विश्वविद्यालयों से, 1/12 आपका कहां से, माध्यमिक पाठशालाओं से। ठीक है, और 1/3 भाग राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों से मिलकर निर्वाचक मंडल पहले बनेगा। उस निर्वाचक मंडल से 1/3 सदस्य निकल के आएंगे। ठीक है, वो निर्वाचक मंडल चुनेगा 1/3 सदस्यों को राज्य विधानसभाओं से बनने वाले निर्वाचक मंडल से। तो आपका एक ये है। इसके बाद आपका अगला है, शेष जितने भी हैं राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। राज्यपाल के द्वारा मनोनीत करने का आधार क्या है? साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन। वहां पर राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में, वो भी साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। यहाँ पे एक और विषय है सहकारी आंदोलन। तो सहकारी आंदोलन को भी एक अर्हता रखा गया है। इन आधारों पे राज्यपाल जो है मनोनीत करते हैं विधानसभा में। तो ये हो गया अनुच्छेद 171, विधान परिषद के सदस्यों की कहाँ से कितने सदस्य निकल के आएंगे, संरचना क्या होगी, कितना होगा। टोटल विधानसभा का 1/3 से ज़्यादा नहीं और न्यूनतम 40। विधानसभा में कितना था? 500 और 60, ये पूरा रेशियो बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 172, राज्यों के विधानमंडलों की अवधि। राज्यों के विधानमंडलों की अवधि कितनी होगी? विधानसभा की अवधि 5 वर्ष होगी और ये विघटित हो सकती है। ठीक है, आपातकाल में एक बार में 1 वर्ष से अधिक ये, ठीक है, एक बार ध्यान से इसे सुनिएगा। राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, विधानमंडल 5 वर्ष हो सकता है और विघटित हो सकती है, बीच में कभी भी विघटन हो सकता है इसका। ठीक है, आपातकाल यदि कभी लगेगा, नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 के तहत यदि लगेगी, जिसके तहत हम विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं एक बार में 1 वर्ष, फिर आगे चल के रिव्यू हो जाएगा, फिर आगे चल के रिव्यू हो जाएगा। तो 5 वर्ष अवधि होती है। विधान परिषद का कभी विघटन नहीं होता। 6 वर्ष इसमें जो है इसकी अवधि होती है एक सदस्य की, और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य पदच्युत होते रहते हैं, पद त्याग करते रहते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो पद से निवृत्त होते हैं 1/3 सदस्य। इसके बाद अनुच्छेद 173, राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता क्या है? अनुच्छेद 173, राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता, जिसमें वो भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात ये राज्य विधानमंडल में। दूसरा, आयु कितनी होनी चाहिए? विधानसभा का ध्यान रखना है, विधान परिषद की आयु होती है 30 वर्ष और विधान सभा की आयु है 25 वर्ष। तो विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता भारत का नागरिक होना चाहिए, विधानसभा की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और विधान परिषद की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। संसद द्वारा बनाई गई अर्हताएं, जो संसद के द्वारा बहुत सारे बनाए गए हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, उसके तहत जो अर्हता बनाई गई है उनका पालन करना चाहिए। इसके अलावा अगला अनुच्छेद 174, एक अनुच्छेद को ध्यान से सुनते जाना है और दिमाग में बैठाते जाना है। अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में चर्चा करता है। तो राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल का सत्र बुलाया जाएगा, आहूत किया जाएगा, सत्रावसान यानी सत्र समाप्त कर दिया जाएगा, और इसके बाद जो है उसका विघटन भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। विघटन केवल और केवल विधानसभा का होता है, भी आपको पता है। ठीक है, एक शब्द आता है स्थगन। तो स्थगन होता है जब सत्र चल रहा होता है, तो जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है या विधान परिषद का अध्यक्ष होता है, वो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1-2 दिन के लिए या अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकता है सत्र। ठीक है, तो सत्र बुलाना, सत्र ऐसे बोलते हैं सत्रावसान। ठीक है, सत्रावसान मतलब सत्र खत्म करना, सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना या फिर विघटन करना। विघटन में पूरी तरीके से लोकसभा समाप्त हो जाती है, विधानसभा समाप्त हो जाती है, विधानसभा का विघटन हो जाता है, लोकसभा का भी विघटन हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या तो विखंडित बहुमत मिला है या फिर मुख्यमंत्री के द्वारा जो है सलाह के माध्यम से भी हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 175, सदन या सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। तो दोनों सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। अनुच्छेद 175 के तहत राज्यपाल को अधिकार होता है कि वो आपको संदेश भेज सके, अभिभाषण कर सके। अनुच्छेद 176, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। ठीक है, आमतौर पे जब विधानसभा का चुनाव होता है, तो चुनाव के बाद जब पहली नई नवेली विधानसभा बैठती है, तो नई नवेली विधानसभा में राज्यपाल का पहला अभिभाषण होता है। पहला तो ये। दूसरा, हर साल
पहला सत्र में भी राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है। इन दोनों को याद रखना है आपको। तो राज्यपाल के 2 विशेष अभिभाषण बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। पहला क्या है, पहला अभिभाषण क्या है आपका, अनुच्छेद 100 जो आपका जो है पहला है आपका विधानसभा चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र जो होगा उसमें विशेष अभिभाषण होगा, और इसके बाद जो है आपका प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में 2 बार जो है आपका राज्य, और इसका जो है इस पे भी धन्यवाद प्रस्ताव भी आता है, चर्चा भी होती है सदन पे, और एक तरीके से राज्यपाल जो है सरकार की बातों को ही रखता है सदन पटल पे, जो अगले साल उस साल होने वाली हैं, कार्य होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं अनुच्छेद 177। अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। तो एक बार आसानी समझ लीजिए, देखिए मंत्री विधानसभा से भी हो सकता है, विधान परिषद से भी हो सकता है, लेकिन जो मंत्री दोनों सदनों में भाग ले सकता है, उनकी कार्रवाइयों में भाग ले सकता है। वैसे महाधिवक्ता भी सदनों की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है। मंत्री जिस सदन का सदस्य होगा केवल मतदान वहीं करेगा, दूसरे अन्य सदन में मतदान नहीं करेगा। महाधिवक्ता किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, वो कहीं भी मतदान नहीं करेगा। इसी प्रकार से जो कमेटी बनाई जाती है उस कमेटी में यदि मंत्री को सदस्यता रखी गई है या मंत्री का जुड़ाव उस कमेटी से, तो उस कमेटी में महाधिवक्ता और मंत्री ये जो है सहभागिता कर सकते हैं। लेकिन जिस कमेटी का सदस्य होंगे वहां पर मतदान करेंगे बहुमत द्वारा, क्योंकि निर्णय लिए जाते हैं, और जिस कमेटी का सदस्य नहीं होंगे वहां पर बस भाग ले सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा अनुच्छेद 177 में कहा गया है कि सदनों में के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार। ठीक है, तो विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, समितियों में भाग लेने का अधिकार है यदि उसमें सदस्य हो, मत देने का अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार जिस सदन से जुड़े हुए हैं केवल उसी सदन में माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल के अधिकारी, ठीक है, अधिकारी के अंतर्गत वही विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष, विधान परिषद उपाध्यक्ष। ठीक है, तो अनुच्छेद 178 है। अनुच्छेद 178 है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इनको निर्वाचित किया जाता है। जब विधानसभा चुन के आती है तो आमतौर पे सदन के सदस्यों के द्वारा ही, पहले तो राज्यपाल के द्वारा एक प्रोटेम स्पीकर बनाए जाते हैं। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, सदन के सदस्यों को क्या करवाना, उनको सभी को शपथ दिलवाना। ठीक है, और इसके बाद फिर सदन के सदस्यों के द्वारा ही क्या किया जाता है, अपने जो है अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। आमतौर पे सत्ता पक्ष से अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष विपक्ष से होते हैं। आमतौर पे ऐसा कोई है नहीं, नियम नहीं है, लेकिन फिर भी आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा तो कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से पद से हट जाएगा, या पदत्याग कर देता है तो भी पद से हट जाएगा। यदि सदस्यों द्वारा बहुमत से हटाने का संकल्प पारित कर दिया जाएगा तो भी हट जाएगा। ठीक है, तीनों तरीकों से हट सकता है। ठीक है, सदस्य नहीं होगा तो, यानी कि विधानसभा का सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को विधानसभा की सदस्यता अनिवार्य है, नहीं तो वो अपने पद से हट जाएगा। अगला है अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। तो आमतौर पे क्या होता है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो, ऐसी कंडीशन मान लो कि दोनों का पद रिक्त हो, तो राज्यपाल क्या करता है कि ऐसी कंडीशन में किसी ऐसे व्यक्ति को जो अर्हता रखता है और जो तो उसको ही राज्यपाल तब तक के लिए, जब तक दोनों पद भर नहीं लिए जाते हैं, किसी को भी उस पद पे बैठा देता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि दोनों पद भरे हुए लेकिन दोनों अनुपस्थित हैं। तो जब अनुपस्थित होते हैं तो विधानसभा के द्वारा जो नियम प्रक्रिया है उसके तहत एक लिस्ट बनाई जाती है और विधानसभा के सदस्यों में से ही वही पीठासीन अधिकारी बनते रहते हैं। ठीक है, तो 2 कंडीशन है। पहला है पद रिक्त है, यदि पद रिक्त होगा तो राज्यपाल के द्वारा कोई व्यक्ति वहां पर बैठा दिया जाएगा, मनोनीत कर दिया जाएगा उस समय अवधि तक के लिए, जब तक है ना, एक तरीके से कार्यवाहक अध्यक्ष उपाध्यक्ष। लेकिन यदि वो अनुपस्थित है दोनों, तो विधानसभा के द्वारा जो नियम प्रक्रिया होंगी उन्हीं नियम प्रक्रिया के द्वारा उनको जो है पूरा का काम जो है चलेगा। ठीक है, तो यही है। आगे बढ़ते हैं। आपका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा के नियमों प्रक्रिया द्वारा विधानसभा के सदस्यों को नामित करेगी जो अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। अगला अनुच्छेद 181। अनुच्छेद 181 जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना। ठीक, तब उनका पीठासीन नहीं होना। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, इसके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 182 क्या है, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अब विधान परिषद का सभा और उपसभापति, इनका भी चुनाव सदस्यों के द्वारा होता है। अब एक बार फिर ध्यान से सुनिए, राज्यसभा में तो
राज्य जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, लेकिन विधान परिषद में ऐसा नहीं होता। विधान परिषद के जो सभापति और उपसभापति हैं, जो वहाँ के चेयरमैन हैं, तो उनको कौन चुनता है? वहाँ के सदस्यों के द्वारा ही इनको भी चुना जाता है। अनुच्छेद 183, सभापति उपसभापति के पद का रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाना। तो यदि विधान परिषद का सदस्य नहीं होंगे तो वो अपने पद से हट जाएंगे। हस्ताक्षर सहित यदि वो पद त्याग करेंगे तो पद से हट जाएंगे। यदि सदस्यों के द्वारा बहुमत से संकल्प पारित कर दिया गया तो पद से हट जाएंगे। कुछ नहीं है ना। अगला अनुच्छेद 184, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति, ये बात की गई है। वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई कि यदि सभापति और उपसभापति का जो पद होगा यदि वो रिक्त है तो राज्यपाल के द्वारा कोई व्यक्ति वहां पर क्या कर दिया जाएगा? नियुक्त कर दिया जाएगा। और यदि वो अनुपस्थित है तो विधानसभा की नियम प्रक्रिया के तहत आमतौर पर एक लिस्ट बना ली जाती है। कई बार आप लोग देखते होंगे जब सदन की जो है सत्र चल रहा होता है तो उस अवधि में कोई अन्य व्यक्ति बैठा होता है तो वो नियम प्रक्रिया के तहत एक लिस्ट बनाई जाती है और जो उपस्थित होता है वो जो है पीठासीन अधिकारी बन जाता है। तो ये पूरा का पूरा कर्तव्य नियुक्त करने के लिए नियुक्त किया जाता है विधान परिषद के नियम प्रक्रिया के अनुसार। तो अनुपस्थित होने यानी पद भरा हुआ अनुपस्थित है तो विधान परिषद की नियम प्रक्रिया चलेगी, और यदि वो पद रिक्त है तो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत नियुक्त किया जाएगा एक व्यक्ति। अगला है अनुच्छेद 185, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो वो पीठासीन नहीं होगा, है ना भाई। जब सही बात है, जब उन्हीं को खुद का, ये प्राकृतिक न्याय का नियम है कि आप अपने ही मामले में जज नहीं बन सकते हैं। तो वही बात है, जब आपको हटाने का ही संकल्प प्रस्तावित है तो आप पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। लेकिन एक चीज होता है, वो सदन में भाग ले सकता है और मत दे सकता है क्योंकि सदन का सदस्य है। तो मत देने का, निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता, मत देने का अधिकार होता है बस। अनुच्छेद 186 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति उपसभापति के वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची में यानी राज्य की संचित निधि पे भारित होंगे, इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो वेतन भत्ते के बारे में चर्चा कहां हो गई है? क्योंकि ये पद बहुत महत्वपूर्ण है, एक महत्वपूर्ण अधिकारी के तौर पे है। तो राज्य की संचित निधि पे दूसरी, और जो भी पैसा राज्य की संचित निधि पे भारित होता है ना, वो क्या होता है? विधानसभा में उस पर चर्चा नहीं होती। जब बजट होता है तो संचित निधि के भारित किसी भी विषय पर चर्चा नहीं होती है। ये बात यहाँ पर मैं समझा देना चाहता हूँ। अनुच्छेद 187 में राज्यसभा के विधानमंडल के सचिवालय के बारे में बात की गई है। तो विधानमंडल का एक सचिवालय होता है ना, और उस सचिवालय में बहुत सारे हर एक विधानसभा का अपना सचिवालय होता है, विधान परिषद का अपना सचिवालय होता है, और उस सचिवालय में बहुत सारे अधिकारी रहते हैं, कर्मचारी वृंद होते हैं, और प्रत्येक सदन को ये अधिकार भी होता है कि वो अपने अधिकारी कर्मचारियों का चयन भी कर सके, उनकी नियुक्ति कर सके। अगला है कार्य संचालन। अनुच्छेद 188, सबसे पहले सदस्यों का शपथ और प्रतिज्ञान। तो राज्यपाल या उसके द्वारा निमित्त किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची के प्रयोजन में दिए गए प्रारूप के अनुसार जो सदन के सदस्य होते हैं, चाहे वो विधानसभा का हो तो विधानसभा में, विधान परिषद का तो विधान परिषद में, क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 188 शपथ और उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 189। ये सेम टू सेम आप पूरा का पूरा सिमिलर मैच कर सकते हैं। जो उधर लोकसभा और विधानसभा में भाग 5 में लिखा है वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम टू सेम है। बहुत सारी चीजें, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस अनुच्छेद अलग है क्योंकि राज्यों के लिए एक स्पष्ट उपबंध करना अनिवार्य था। तो अनुच्छेद 189, सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदन की कार्रवाई, शक्ति और गणपूर्ति के बारे में चर्चा की गई है। तो पहली बात समझिए, सदनों में मतदान, तो सभी सदस्यों को मतदान का अधिकार है ना, मतदान से ही निर्णय लिए जाते हैं। दूसरा क्या है? यदि रिक्ति होगी, कई बार सदन में क्या होता है कि कई सारे विधायक नहीं होते, कई बार 2-2 जगह से चुनाव लड़ते हैं तो एक पद छोड़ना पड़ता है, तो कई बार रिक्तियां होती हैं तो उपचुनाव कराए जाते हैं। तो यदि सदन में कोई रिक्ति है, कोई पद नहीं है, कोई विधायक का पद खाली पड़ा है, तो ऐसी स्थिति में सदन की कार्रवाइयां लीगल मानी जाएंगी, वैध मानी जाएंगी। ऐसा नहीं माना जाएगा कि पद रिक्ति होने के कारण कार्रवाई इलीगल है, वो बाद में भर लिया जाएगा। तो रिक्ति होने पर भी उस कार्रवाइयों को सभी कार्य लीगल माने जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। गणपूर्ति का मतलब है सदन चलेगा, कम से कम कितने सदस्यों पे सदन चलेगा। तो वही है कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा। सदन के कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा जब तक नहीं होगा तब तक सदन की कार्रवाई नहीं चली जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि देखो, मैं आपको व्यवहारिक तर्ज पे बताता हूँ, कई बार क्या होता है, सदन के बहुत सारे सदस्य हैं और वैसे भी कई बार जो होता है कि चाय नाश्ते या बीच में जो ब्रेक होता है उसमें चले जाते हैं। तो कई बार ये होता है कि जब सत्र प्रारंभ होता है तो आराम आराम से आते हैं, कोई दबाव तो है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में कई बार जो है किसी सदस्य के द्वारा यदि अध्यक्ष को ये इंगित कर दिया जाता है कि सदन में गणपूर्ति नहीं है और सदन नहीं चलना चाहिए, तो एक बार फिर काउंटिंग होती है और ऐसी कंडीशन में एक बेल भी बजाई जाती है ताकि कोरम पूरा हो सके। यदि कोरम पूरा नहीं होता तो सदन की कार्रवाई
वहीं पे स्थगित कर दी जाती है। कार्रवाई तभी होगी जब न्यूनतम सदस्य संख्या होगी। तो एक कोरम गढ़पूर्ति है और टोटल इसकी संख्या बता दी गई कितनी है, कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा। मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष और सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है, अनुच्छेद 189 में चर्चा की गई 189 में। अगला बात करते हैं सदस्यों की निर्हताएं। ठीक है, किस किस चीज में निर्हताएं हैं, कैसे सदस्य आप जा सकते नहीं रहेंगे। तो अनुच्छेद 190 में चर्चा की गई है सदस्यों की निर्हता। कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। कोई विधानसभा और विधान परिषद दोनों का सदस्य नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। दोनों दो या दो से अधिक विधानमंडलों का सदस्य नहीं होगा, पहली चीज। अनुच्छेद 151 अभी चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 191 में वर्णित निर्हताओं से ग्रस्त होने पर वो ठीक है, यदि कोई व्यक्ति, अनुच्छेद 191 अभी मैं चर्चा करूंगा कि क्या क्या है उसमें, कई सारी चीजें बताई गई हैं कि लाभ का पद पे नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो यदि उसके तहत कोई निर्हता पाया जाता है तो वो भी सदन का सदस्य नहीं रह जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपना पद त्याग कर देता है हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, अध्यक्ष या सभापति को संबोधित करके हस्ताक्षर लेख द्वारा अपने स्थान का पदत्याग कर देता है और उसे मंजूर कर लिया जाता है। यदि मंजूर कर लिया गया तो उसको वहां से वो अपने पद का सदस्य नहीं रह जाएगा। 60 दिनों से अधिक सदन की अनुज्ञा के बिना, बिना सदन की जानकारी के बिना वो क्या रहता है, सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। तो यदि अनुपस्थित रहेगा तो भी क्या होगा, वो पद के से हट जाएगा। तो यानी 60 दिन से ज्यादा गैप नहीं कर सकते सभी कार्रवाइयों से। और एक चीज मैं बता दूं, यदि सदन लगातार 4 दिनों के लिए स्थगित किया जाता है तो उसे काउंट नहीं किया जाता। उसमें कोई सदन कई स्थगन होता रहता है, कई बार देखते हैं ना कि नारे लगाते हैं विभिन्न मामलों विभिन्न मुद्दों को लेकर। तो ऐसी स्थिति में यदि लगातार 4 दिनों के लिए स्थगन कर दिएगा तो उसकी काउंटिंग इन 60 दिनों में नहीं की जाती है, जरूर ध्यान रखिएगा। कभी मान लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लेता है तो इतना पता होना चाहिए। अगला आगे बात करते हैं अनुच्छेद 191। तो अनुच्छेद 191 में इसमें सदस्यता के लिए निर्हताएं क्या होंगी, लाभ का पद धारण करना नहीं होना चाहिए, लेकिन लाभ का पद संघ का मंत्री या राज्य का मंत्री होना लाभ का पद नहीं है। लाभ का पद धारण ना करता हो, विकृत चित्त ना हो, मेंटल है ना, न्यायालय के द्वारा प्रमाण पत्र ना दे दिया गया हो कि पागल है, अनुमोचित दिवालिया ना हो, है ना, जैसे विजय माल्या, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिवालिया हो गया हो तो पद नहीं रहेगा। विदेशी राज्य की नागरिकता यदि स्वेच्छा से अर्जित कर लिए तो भारत की नागरिकता वैसे ही चली जाएगी और आप फिर लाभ का और भारत का नागरिक ही रह सकता है। तो विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली हो तो। संसद द्वारा किसी विधि के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया हो। संसद बहुत सारे कानून बनाए ना, अब तो कानून है ना 2 साल से ज्यादा यदि जेल की सजा मिल गई तो आप फिर जेल में ही चक्की, है ना, अभी देखा ना लालू यादव जी को, तो आप लोग फिर नहीं रह सकते, आप योग्यता नहीं रहेगी। ऐसे बहुत सारे कानून संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में बना रखे हैं। अगला अनुच्छेद 192, सदस्यों की निर्हताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय कौन करेगा। तो किसी सदन के सदस्य के अनुच्छेद 191 के तहत निर्हित होने पर राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा, जिसके लिए वह निर्वाचन आयोग की राय लेगा। तो राज्यपाल किसकी राय पे काम करेगा, निर्वाचन आयोग की राय पे। किसकी राय पे, निर्वाचन आयोग की राय पे, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 193, अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अर्हित न होते हुए भी निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने की पर शास्ति। तो कोई व्यक्ति सदन में शपथ नहीं लेता है और ऐसे बैठता है बिना शपथ लिए तो उससे 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पैसा लिया जाएगा और ऐसा माना जाएगा कि उसने राज्य से ऋण लिया था और उसी कर्ज को चुका रहा है। वैसे बहुत कम है, मैं कहता हूँ इसे 10, 15, 20, 50 हज़ार करना चाहिए। 500 रुपये उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी सब शपथ लेते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ और प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए भी निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने की शास्ति पर 500 रुपये की प्रतिदिन के हिसाब से शास्ति लगेगी, दंड लगेगा। ठीक है, अगला है राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां। अनुच्छेद 105 पढ़ा था ना, वैसे यहाँ पे अनुच्छेद 194 है। तो अनुच्छेद 194 में विधानमंडल के सदस्यों को उनके सदस्यों, समितियों, शक्तियों में विशेषाधिकार दिया गया है, वाक स्वतंत्रता दी गई है। विधानमंडल और उसकी समिति में सदस्य द्वारा की गई किसी भी बात या मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, पहली बात तो ये। तो अनुच्छेद 194 क्या बात करता है, वाक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। किस चीज के बारे में बात करता है, बोलने की स्वतंत्रता, इसके बारे में चर्चा करता है। तो अनुच्छेद 194 क्या है, विधानमंडल के सदनों, उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार जिसमें वाक स्वतंत्रता,
विधानमंडल और उसकी समितियों में सदस्यों द्वारा कही गई किसी बात या मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये भी ठीक है, तो न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा शक्तियां, उन्मुक्तियां, विशेषाधिकार पर निश्चय लगातार किए जाएंगे। तो बहुत सारे कानून बनाए गए विधानमंडल के द्वारा, जैसे गिरफ्तारी से बचाव होता है कि सदन चलने के 40 दिन पहले और सदन के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो बहुत सारे विशेषाधिकार होते हैं, अवमान नहीं कर सकते। ठीक है, तो वाक स्वतंत्रता ये सब दिया गया अनुच्छेद 194 में, बहुत सारी इनके विशेषाधिकार हैं, उन्मुक्तियां हैं। ठीक है, अनुच्छेद 195 सदस्यों के वेतन भत्ते विधानमंडल द्वारा समय समय पर विधि द्वारा उधारित किए जाएंगे। तो वेतन भत्तों की व्यवस्था की गई है 195 में। अगला है विधायी प्रक्रिया, कैसे अब यहाँ पे सदन में काम होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 196 विधेयकों के पुनर्स्थापन पारित किए जाने के संबंध में उपबंध किया गया है कि कोई भी सदन हो, यदि धन विधेयक नहीं है, वित्त विधेयक नहीं है, तो वो विधान परिषद, और यदि वो साधारण विधेयक है, देखो संविधान संशोधन विधेयक तो विधानसभा विधान परिषद में नहीं आता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ संसद में आता है, लोकसभा और विधानसभा में। आमतौर पे साधारण विधेयक है, धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, ये जो विधेयक हैं ये आपके आते हैं। तो यदि धन विधेयक और वित्त विधेयक, इनमें ज़्यादा पावरफुल कौन है? विधानसभा। विधान परिषद में भी साधारण विधेयक, तो कोई भी विधेयक यदि धन विधेयक नहीं है, और धन विधेयक कौन विधेयक होते हैं? जो अनुच्छेद, यहाँ पे एक आर्टिकल दिया गया है अनुच्छेद 199, उसमें स्पष्ट किया गया है कि धन विधेयक की परिभाषा क्या होगी। वहाँ पे अनुच्छेद 110 था। और या फिर जो विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा चिन्हित कर दी जाए, प्रस्थापित कर दिया जाए या स्पष्ट कर दिया जाए कि ये धन विधेयक है। कोई भी वित्त विधेयक जिसको विधानसभा का अध्यक्ष कह दे कि धन विधेयक है, तो धन विधेयक होता है। ज़्यादा पावरफुल विधानसभा के अध्यक्ष को दी गई है, वहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष को दी गई है। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़कर बाकी के सभी विधेयक, साधारण विधेयक, वो सभी विधानसभा या विधान परिषद दोनों में प्रारंभ हो सकते हैं। ठीक है, देखो आमतौर पर यही होता है, जब कोई विधेयक आता है सदन में, पहले उसे प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत करने के बाद जो है, यदि इसे प्रथम वाचन कहते हैं और ज़रूरी होता है, तो वो किसी कमेटी को भेज दिया जाता है, संबंधित कमेटी को। फिर संबंधित कमेटी अपनी रिपोर्ट रखती है। फिर उसमें द्वितीय वाचन होता है। द्वितीय वाचन में विस्तृत चर्चा होती है, सभी सदस्यों के द्वारा संशोधन प्रस्तावित किए जाते हैं। और तृतीय वाचन में उन संशोधनों पर मतदान होता है और विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया होती है। तो 3 चरणों से विधेयक गुजरता है और फिर इसके बाद राज्यपाल के पास जाता है या वहाँ पर राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति या राज्यपाल या तो अनुमति रोक लेते हैं या अनुमति दे देते हैं, या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लेते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अनुच्छेद 196 कहता है विधेयकों के पुनर्स्थापन पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है। धन विधेयक एवं वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयक दोनों सदनों में प्रारंभ हो सकते हैं। अनुच्छेद 197 कहता है धन विधेयकों से भिन्न विधेयक के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन की बात की गई है। तो इसमें कहा गया है कि विधान परिषद साधारण विधेयक को पहली बार 3 माह के लिए और दूसरी बार 1 माह के लिए, तो विधान परिषद में प्रारंभ तो हो सकता है, लेकिन विधान परिषद के पास पावर नहीं है ज़्यादा। आर्टिकल जरूर याद रखिएगा, आर्टिकल है आपका, मैं एक बार आप अच्छे समझा रहा हूँ, 197। धन विधेयक में तो 14 दिन तक कोई भी विधान परिषद है 14 दिन तक रोक सकती है धन विधेयक, और कोई ऐसे संशोधन नहीं कर सकती जिनको विधानसभा स्वीकृत ना करे। ठीक है, तो यदि 14 दिन तक रोक के रखा भी, तो भी अपने आप मान लिया जाएगा कि विधान परिषद में पारित हो गया है। तो धन विधेयक में तो वैसे भी हाथ काट दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर अन्य विधेयकों पे भी, साधारण विधेयक पे कोई भी विधान परिषद पहली बार में 4 महीने तक, ठीक है, और दूसरी बार में यदि मान लीजिए ऐसे कई संशोधन हो गए जिनसे विधानसभा संतुष्ट है, तो पहली बार में 4 महीने तक, 4 महीने बाद विधेयक वापस ही करना पड़ेगा। ठीक है, विधानसभा, और यहाँ पे ज्वाइंट सेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे तो ज्वाइंट सेशन की व्यवस्था थी ना, राज्यसभा और लोकसभा के बाद यदि किसी प्रकार का गतिरोध हो जाता है तो संयुक्त अधिवेशन हो जाता था। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। विधानसभा से पारित होकर कोई विधेयक यदि विधान परिषद पहुँचा तो पहली बार में 4 महीने तक वापस लौटेगा विधानसभा, पुनः वापस लौटने के बाद यदि विधानसभा दोबारा भेजती है तो 1 महीने तक, यदि दो बार टाइम मिला जाएगा। यदि अब भी पारित नहीं करती तो अपने आप पारित माना जाएगा। तो क्या भाई, कोई पावर नहीं है खास, है ना। तो साधारण विधेयक में भी अधिकतम 5 महीने तक रोका जा सकता है इसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये पूरा का पूरा यहाँ पे टाइम दिया गया है। ठीक है, तो एक बार इसको नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक है। पहली बार में 3 महीना, अधिकतम 4 माह होता है, जिसमें से पहली बार में 3 माह और दूसरी बार में 1 माह।
3 माह है, ये ध्यान रखिएगा। मैं 4 माह बोल गया, उसको थोड़ा सा यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। तो विधान परिषद किसी भी विधेयक को जो विधानसभा से पारित होकर आया है पहली बार में 3 माह तक रोकेगा और अगली बार जब दोबारा जाएगा तो 1 माह तक, अन्यथा की स्थिति में स्वतः पारित हो जाएगा, यानी अधिकतम 4 वर्ष तक। ये ध्यान रखिए, 4 माह तक। फिर से मैं थोड़ा सा ठीक है, होता है कई बार दिमाग में ज़्यादा डेटा के कारण से डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 4 माह तक अधिकतम, यानी पहली बार में 3 माह, दूसरे बार में 1 माह। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ बार बार, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। तो इसको एक बार जो है आपको फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। अनुच्छेद 197 कह रहा है कि धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन किया गया है। विधान परिषद साधारण विधेयक को पहली बार में 3 माह के लिए और दूसरी बार में 1 माह के लिए रोक सकती है। धन विधेयक के संशोधनों पर विधानसभा की सहमति अनिवार्य है, ठीक है। तो जो धन विधेयक होगा उसमें तो अनिवार्य सहमति होनी चाहिए, और धन विधेयक नहीं भी है तो 3 माह और 1 माह का नियम लगा हुआ है, तो टोटल 4 माह का पावर रखती है, कोई खास पावर है नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 198 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, ठीक है। विधान परिषद में पहली बात तो पुरस्थापित धन विधेयक नहीं हो सकता। दूसरा, विधान परिषद 14 दिनों तक ही रोक सकती है, दूसरी बात, ठीक है। अगला अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा दी गई। तो मैंने स्पष्ट किया था यहाँ पे अनुच्छेद 110 में आपको मैंने स्पष्ट तौर पे बताया था कि धन विधेयक क्या होगा। तो किसी प्रकार के कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन, विनियमन, राज्य सरकार द्वारा धन का उधार लिया जाता है, राज्य की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा की बात होती है, किसी निधि में धन जमा करना या निकालने की बात है, राज्य की संचित निधि से धन का विनियोग करना है, या किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर भारित करना है। ये जितने भी मामले हैं सबको धन विधेयक के अंतर्गत रखा जाता है, और मुख्य पावर आपको पता है किसके पास है, विधानसभा के अध्यक्ष के पास। उसने यदि पृष्ठांकन कर दिया तो धन विधेयक ठीक है। अनुच्छेद 200 और 201 तो दोहरा शतक, ये क्या है, विधेयकों को अनुमति विधानमंडल से पारित विधेयकों पर राज्यपाल अपनी अनुमति प्रदान करता है या विधेयक पर अपनी अनुमति रोक लेता है, या तो अनुमति देता है या तो अनुमति रोक लेता है, ठीक है। पहली चीज ये, विधेयकों पर, विधानमंडल से पारित विधेयकों पर राज्यपाल अपनी अनुमति प्रदान करता है या विधेयकों पर अनुमति रोक लेता है, अथवा वह विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, या तो वो विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जा सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर सकता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, धन विधेयक यदि कोई आता है तो वो हमेशा राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही रखवाया जाता है। वहां पे राष्ट्रपति है, यहाँ पे राज्यपाल है। तो जब राज्यपाल ने अनुमति दे दी तो धन विधेयक पे कोई वीटो नहीं हो सकता, ठीक है। और बाकी के जितने विधेयक हैं उनमें विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। निलंबनकारी वीटो, देखो वीटो शक्ति मैंने आपको बताया था, एक जेबी वीटो होता है, पॉकेट वीटो, क्योंकि कहीं पर भी संविधान में उपबंध नहीं कि कितनी अवधि में आपको दे देना है ना। तो क्या होता है कि पता ही नहीं जाता कि कब पारित किया जाए, कब साइन करना है, तो जेबी वीटो हो जाता है, पॉकेट वीटो। निलंबनकारी वीटो होता है कि एक बार लौटा देना विधानसभा को, और विधानसभा साधारण बहुमत द्वारा उसको क्या करे, फिर से पारित करे और पुनः भेज दे, तो अनिवार्य सहमति देनी पड़ती है। तो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है। एक होता है अत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, पूरा मना ही कर देना। तो 2 मामले मैंने आपको बताया था कि जब कभी काम चलाऊ सरकार हो, यानी चुनाव का टाइम पीरियड हो, आचार संहिता लगी हो, तब बड़े निर्णय नहीं लिए जा सकते और उसमें जो है एब्सोल्यूट वीटो लगाया जाता है। और दूसरा होता है आपका, यदि कोई निजी विधेयक है तो उस पर भी राष्ट्रपति के द्वारा, तो यहाँ पर भी राज्यपाल को भी वीटो पावर है, उसके पास ज़्यादा पावर है, और वो अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए वो राष्ट्रपति के पास भी विधेयक भेज सकता है। तो अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए भी विधेयक भेज देता है। यदि उसे लगता है कि कोई ऐसा मामला है, कोई ऐसे विषय पे कानून बना है जो संघ सूची या समवर्ती सूची में कोई विवाद का विषय बन सकता है, कुछ भी है, तो ऐसी स्थिति में वो राष्ट्रपति को भेज देगा और फिर राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 के तहत कार्रवाई करेगा। तो विचार के लिए आरक्षित विधेयक, जब राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक रखा जाता है तो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वो विधेयक पर अपनी अनुमति देता है, अनुमति रोक लेता है। तो जब विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा तो फिर पूरी पावर राष्ट्रपति के पास रहेगी। अगला चलते हैं अनुच्छेद 202। अनुच्छेद 202 बजट के बारे में चर्चा है, इसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। तो राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष
उस राज्य के उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय का आय और व्यय का विवरण रखवाएगा। तो आय और व्यय का विवरण ही बजट है। तो जितने भी, जैसे वहाँ पे अनुच्छेद 112 है, वैसे यहाँ पे 202 है। याद रखिएगा 202 में राज्य से संबंधित बजट के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 203 विधानमंडलों में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया के बारे में चर्चा की गई कि प्रक्रिया क्या होगी, क्या प्रक्रिया होगी। अब जब प्राक्कलन आएगा, जो बजट रखा जाएगा, बजट रखने के बाद उस पर चर्चा होगी। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि जब भी बजट कोई रखा जाता है, बजट नाम नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, तो 6 चरणों से गुजरता है। सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण किया जाता है ना। हर राज्य में अलग अलग डेट है जो तिथियों में बजट होता है। फिर आम बहस होती है, फिर विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाती है, फिर अनुदान पे मांग की जाती है, मांग के बाद विनियोग विधेयक पारित होता है, फिर वित्त विधेयक पारित करवाए जाते हैं, फिर अनुदान की मांगों पर मतदान पर कटौती प्रस्ताव आते हैं। और मैंने कटौती प्रस्ताव में आपको बताया था कि 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं, सदन के द्वारा किए जाते हैं। पहला होता है नीतिगत कटौती, है ना। कोई भी पॉलिसी है, पॉलिसी कट बोलते हैं इसको, कोई भी पॉलिसी है उसके प्रति यदि असहमति है, कोई भी नीति ऐसी है जिसके लिए पैसा आवंटित किया गया है, तो यदि उसके प्रति असहमति है तो पूरी टोटल जितनी मांग होती है, जितने पैसे को रखा जाता है, उसको कम करके 1 रुपये कर दिया जाता है। तो इसको पूरा का पूरा पॉलिसी कट ही, पूरी पॉलिसी ही खत्म हो जाती है, तो 1 रुपये सम्मान के लिए रख दिया जाता है। एक होता है कट मोशन, तो इसमें क्या होता है कि जितनी मांग की जाती है उसमें एक मुश्त रकम काट के कम कर दी जाती है, तो मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक कम कर दिया जाता है। और एक होती है सांकेतिक कटौती, तो ये भी असहमति होती है और इसमें मांग में 100 रुपए की कमी की जाती है, तो सांकेतिक कटौती, थोड़ा असहमति यहाँ पे जताया जाता है। तो इस प्रकार से ये बजट में जो है ये सब चर्चा की गई है। अनुच्छेद 203 में विधानमंडलों के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया है। राज्य की संचित नीति पे भारित प्राक्कलनों में सदन में मतदान नहीं होगा। जो पैसा राज्य की संचित नीति पे भारित है उसमें सदन में मतदान नहीं होगा, ध्यान रखना है, मतदान नहीं होगा। अन्य प्राक्कलनों में विधानसभा उसकी अनुमति दे सकती है या अनुमति रोक सकती है, यह कटौती कर सकती है। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। विनियोग विधेयक यानी धन की निकासी, उससे जुड़ा हुआ, और इस पे बाकायदा सदन में विनियोग विधेयक लाया जाता है जो पारित किया जाता है। अनुच्छेद 205 अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान और अधिक अनुदान से जुड़ा हुआ है। ये 3 प्रकार के अनुदान पहले आप समझिए, मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था। अनुपूरक अनुदान, कई बार बजट में किसी जो है जो भी योजना है उसके लिए पैसा, ठीक है, पैसा दिया जाता है, लेकिन उसी वित्त वर्ष में कई बार वो पैसा अपर्याप्त पाया जाता है, ठीक है। बजट में आवंटन तो कर दिया गया लेकिन वो पैसा कैसा अपर्याप्त है, तो अपर्याप्त है, तो इसके लिए एक अनुदान लाया जाता है, एक बिल लाया जाता है, अनुपूरक अनुदान, सदन के सामने। तो अनुपूरक अनुदान मांगा जाता है, तो प्राधिकृत राशि चालू वित्तीय वर्ष में अपर्याप्त पाई जाती है। दूसरा होता है अतिरिक्त अनुदान। अतिरिक्त अनुदान में कई बार कई योजना चालू होती है और उसमें कई नई सेवाएं भी जोड़ दी जाती हैं। अब नई सेवाएं जोड़ी जाएंगी तो नए खर्चे जुड़ जाएंगे, तो नए खर्चे जुड़ जाएंगे तो सदन से पैसा चाहिए, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था की गई है। जब उस वर्ष में बजट में कोई नई सेवा के संबंध में व्यय परिकल्पित ना किया गया हो और चालू वित्त वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हो गई हो तो इसे अतिरिक्त अनुदान कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अधिक अनुदान की बात की गई है। तो बजट में सेवा के लिए जो निर्धारित रकम है, कई बार क्या होता है कि बजट में पैसा तो दे दिया जाता है लेकिन कोई योजना एक ही वित्त वर्ष में नहीं पूरी हो जाती, उसके लिए कई वर्ष लग जाते हैं। तो मान लीजिए इस वित्त वर्ष में पैसा किया गया, अब आगे चल के कई वित्त वर्षों में वो योजना पूरी होनी है, अब पैसा कम पड़ गया, तो ऐसी स्थिति में अधिक अनुदान, ये पुरानी योजना के लिए व्यवस्था करना, ठीक है। तो जब कभी भी ये एक उस वित्त वर्ष से जुड़ा नहीं होता, ये जरूर ध्यान रखना, अधिक अनुदान उस वित्त वर्ष से नहीं जुड़ा होता। तो बजट में सेवा के लिए निर्धारित रकम से ज्यादा रकम व्यय हो जाती है और वित्त वर्ष के बाद जो राज्य विधानमंडल है वो मंजूरी देता है। ऐसी सारी बातें संसद में भी थी, यही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। तो ये 3 प्रकार के अनुदान आपके हो गए अनुच्छेद 205 में, अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान और अधिक अनुदान। अब बात करते हैं 206 में। 206 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान की बात है। तो एक बार मैं आप लोगों को बहुत आसानी से यहाँ पे समझा रहा हूँ। अनुच्छेद 116 है, ये आपका केंद्र के बारे में चर्चा किया गया है। लेखानुदान क्या है, जब कई बार क्या होता है बजट पारित होता है और बजट में आम बहस में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत लंबा समय लग जाता है, विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाती है। अब लेकिन वित्त वर्ष समाप्त हो जाता है, नया वित्त वर्ष चालू हो जाता है। अब नए वित्त वर्ष का बजट तो पारित हुआ नहीं है, तो जब बजट पारित नहीं हुआ, पैसे का आवंटन नहीं किया गया, तो ऐसी स्थिति में सारे कामकाज रुक जाएंगे। कामकाज रोकना संवैधानिक संकट खड़ा कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में व्यवस्था की गई लेखानुदान की। तो बजट पारित होने से पहले चालू वित्त वर्ष के लिए अग्रिम देय को ही लेखानुदान कहते हैं।
टोटल बजट का 1/3 पैसा व्यवस्था कर दी जाती है ताकि सदन चलता रहे। तो लेखा अनुदान की व्यवस्था है जब बजट पास नहीं हो पाता उसी वित्त वर्ष में, ठीक है। अगला है प्रत्यानुदान। प्रत्यानुदान क्या है? एक तरीके से जब कोई सेवा या मद के लिए आकस्मिक पैसा चाहिए हो, है ना, अचानक से जरूरत पड़ गई हो, जैसे कोरोना महामारी है ना, अब कोरोना महामारी है तो अब अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई राज्य में, तो इसके लिए प्रत्यानुदान की व्यवस्था की गई है। और इसका बजट में उल्लेख तो होगा ही नहीं ना, आकस्मिक चीजों के बारे में तो क्या पता कब कौन सी आपदा आ जाए, तो इसके लिए व्यवस्था की गई आकस्मिक धन। और इसको मैं आसान भाषा में कहूँ तो जो विधानसभा होता है ना, उसके द्वारा कार्यपालिका को एक ब्लैंक चेक दे दिया जाता है, ऐसी संज्ञा दी गई प्रत्यानुदान को, भैया लिख लो जो धनराशि लिखनी हो। तो ये क्या है, जब किसी सेवा या मद के लिए आकस्मिक रूप से धन की अत्यधिक या तुरंत आवश्यकता होती है तो उसके लिए प्रत्यानुदान की व्यवस्था की जाती है। तीसरा अपवादानुदान। अपवादानुदान क्या है? जब किसी विशेष प्रयोजन के लिए इसे मंजूर किया जाता है, और ये जो है विशेष प्रयोजन हो सकता है वर्तमान वित्तीय व्यवस्था के लिए जरूरी ना हो, आने वाले समय में कई बार होता है हमारी जो रक्षा व्यवस्था है, रक्षा या फिर कोई गुप्तचर व्यवस्था है या फिर विभिन्न ऐसी चीजें, तो आने वाले समय में विशेष प्रयोजनों के लिए जो है अपवादानुदान की व्यवस्था की जाती है और वर्तमान वित्तीय व्यवस्था से जुड़ाव नहीं रखता है। तो आने वाले फ्यूचर के लिए ये पूरा, तो ये 3 प्रकार के अनुदान है, लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान, समझ गए होंगे आप। 207 है वित्तीय विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है। वित्तीय विधेयक है ना, 2 भागों में, श्रेणी 1 श्रेणी 2। तो वैसे सारे जितने भी विधेयक होते हैं सब वित्त विधेयक ही होते हैं, है ना। वह विधेयक जो वित्तीय मामलों जैसे राजस्व व्यय से संबंधित होता है, वित्त विधेयक कहते हैं। इसमें आगामी वर्ष में नए प्रकार के कर को लगाने, कर में संशोधन आदि के संबंध में विषय शामिल होते हैं, है ना। तो 3 प्रकार का वित्त विधेयक होता है। पहला धन विधेयक, सभी प्रकार के धन विधेयक वित्त विधेयक ही होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, क्योंकि धन विधेयक कौन होगा? जो विधानसभा का अध्यक्ष बताएगा कि भाई ये धन विधेयक है, ठीक है। और अनुच्छेद 110 में जो उपबंध किए गए हैं। तो फाइनेंस बिल जो है 2 कैटेगरी है, श्रेणी 1 श्रेणी 2। और आगे बात करते हैं, आपका जो है अनुच्छेद जो है 207 आपका वित्त विधेयक से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं साधारण प्रक्रिया। तो 208 अनुच्छेद 208, ठीक है, ध्यान रखना 208 है। प्रक्रिया के नियम क्या होंगे? तो इस संविधान को उपबंधों के रहते हुए प्रत्येक विधानमंडल अपने कार्य के संचालन के लिए नियम बना सकता है। सदन में कैसे काम होगा, क्या कार्रवाई होंगी, तो प्रक्रिया के नियम के लिए 208 है अनुच्छेद, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 209 राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, इससे जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा से जुड़ा हुआ है। तो अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ठीक है, विधानमंडल का कार्य हिंदी अंग्रेजी में किया जाएगा, ठीक है। अगला है अध्यक्ष मातृभाषा में भी अपनी अभिव्यक्ति अनुमति दे सकता है, उससे जुड़ी हुई बात है यहाँ पे। तो कोई भी अध्यक्ष होगा मातृभाषा में अपनी अभिव्यक्ति अनुमति दे सकता है। अनुच्छेद 211 विधानमंडलों में चर्चा पर निर्बंधन की बात की गई है कि विधानमंडल में हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश के आचरण और इसके बारे में चर्चा नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये वहाँ पर भी किया गया। अनुच्छेद जो है 121 है और 122 है, यहाँ पे 211 है, ध्यान रखिएगा। तो विधानमंडल में चर्चा पे निर्बंधन। अनुच्छेद 210 क्या था? विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो भाषा पहले अंग्रेजी हिंदी की गई है, और यदि कोई सदस्य अंग्रेजी हिंदी में अच्छी अभिव्यक्त नहीं कर सकता तो अपनी मातृभाषा में भी बोल सकता है। ये व्यवस्था अध्यक्ष के द्वारा की जा सकती है। अनुच्छेद 211 में विधानमंडलों में चर्चा पर निबंधन। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में की गई आचरण पर चर्चा नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 212 कहता है कि न्यायालयों में विधानमंडलों की कार्रवाइयों की जांच नहीं की जाएगी, ठीक है। विधानमंडलों में भी जो कार्य काज हो रहा है, विधानमंडल का भी काम न्यायालय के द्वारा किसी तरीके से चर्चा नहीं है। तो न्यायालय द्वारा विधानमंडलों की कार्रवाई की जांच ना किया जाना, तो आपस में इन दोनों को, विधायिका और न्यायपालिका दोनों की गरिमा को बनाने की बात की गई है। अगला है राज्यपाल की विधायी शक्ति, अनुच्छेद 213। यदि कभी विधानमंडल के दोनों सदनों में से कोई एक सदन या दोनों सदन विश्रांति काल में हो, यानी ना चल रहे हों, और राज्य में कोई ऐसी परिस्थितियां उपस्थित हो गई हों जिसमें राज्यपाल को लगता है कि अब आवश्यक हो गया है कानून बनाना, तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश प्रख्यापित करके क्या कर सकता है?
कानून बना सकता है। और इस अध्यादेश का वही प्रभाव होगा जो कि विधायिका द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधि का होता है, कानून का होता है। लेकिन ये अध्यादेश राज्य विधानमंडल के प्रारंभ होते ही, उसके सत्रों के प्रारंभ होते ही जब दोनों सदन बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में राज्य विधानमंडल से 6 सप्ताह के अंदर पारित करवाना अनिवार्य है। तो किसी भी अध्यादेश की अधिकतम उम्र कितनी है? 6 माह 6 सप्ताह, क्योंकि दो विधानमंडलों के बीच में बैठने की अवधि का जो अंतर है वो 6 माह, यानी कोई भी सत्र के बाद अगला सत्र 6 माह से ज़्यादा अवधि से पहले ही करवाना पड़ेगा। अधिकतम अवधि 6 माह ही है। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, दूसरी चीज़ क्या है? पहला तो अवधि की बात है, और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा, वो है 6 सप्ताह के अंदर सदन से उसको पारित होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 213 है, ध्यान रखना है। विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अगला है राज्यों के उच्च न्यायालय। अब आगे यहाँ से न्यायपालिका चालू हो जाता है। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो राज्यपाल की अध्यादेश के पारित करने की शक्ति है, ये कोई एक सदन भी यदि नहीं चल रहा होगा तो भी कर सकता है। कई जगह तो एक सदन ही है, कई कुछ ही जगहों पे 2 सदन है, तो एक सदन भी चल रहा होगा। यदि एक ही सदन है तो वहाँ पे तो एक ही सदन से तुरंत कानून बन जाएगा, और यदि 2 सदन है तो कोई एक भी चल रहा होगा तो भी पारित कर सकता है। जो ये बिल्कुल ध्यान रखना है। अब अनुच्छेद 214 से आपका राज्यों के उच्च न्यायालय चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, राज्यों के उच्च न्यायालय 214। अब लगभग आज वर्तमान में जो है प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की बात की गई, लेकिन कई राज्यों में उच्च न्यायालय को एसोसिएट कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। लगभग 25 उच्च न्यायालय हैं अभी इस समय। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 213 में विधानमंडलों के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की, अच्छा अनुच्छेद 214 था राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ऐसा लिखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं है। कई केंद्र शासित प्रदेशों का या कई राज्यों के उच्च न्यायालय को मर्ज कर दिया गया है, एक बना दिया गया है। ठीक है, एक ही उच्च न्यायालय पे डाल दिया है। जैसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय है तो वहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट है उसमें जोड़ दिए गए हैं। अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 200 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय का मतलब है जो उच्च न्यायालय की कार्रवाइयाँ हैं सारी लिपिबद्ध की जाएंगी, और उन कार्रवाइयों का प्रभाव भी होगा। जो आने वाले वाद होंगे उन वादों में उसका एक लीगल, एक विधिक स्वरूप होगा। इसके अलावा उच्च न्यायालयों को अपने अवमान के लिए दंड देने की अधिकारता भी है ना। इसके बाद अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों के गठन की बात की गई है। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा? एक तो मुख्य न्यायमूर्ति होंगे और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, जो राष्ट्रपति के द्वारा जो है समय समय पर राष्ट्रपति नियुक्त करना आवश्यक समझे। तो टोटल संख्या हर राज्य में अलग अलग होती है हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों की बात की गई। तो सबसे पहले भारत का जो मुख्य न्यायमूर्ति होगा उस राज्य के राज्यपाल और राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा ही जो राज्यों के हाई कोर्ट्स हैं उन हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करनी है, ठीक है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी, तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति किससे सलाह लेंगे? वैसे एक कॉलेजियम बनता है, उस कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 3 अन्य सदस्य होते हैं, और जो राज्य होता है संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के, और इसका मिलकर एक कॉलेजियम बनता है। और एक कॉलेजियम ही क्या करता है? राष्ट्रपति को एक लिस्ट भेजता है कि इनको चुन लिया जाए। तो कॉलेजियम प्रणाली अभी है, लेकिन जो संविधान में लिखा हुआ है उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से ये सलाह लेने वाली संस्था है, उस राज्य के राज्यपाल से सलाह तब लेता है जब मुख्य न्यायमूर्ति को नियुक्त करना होता है। ठीक है, वैसे कॉलेजियम का सलाह ही होता है। उस राज्य के राज्यपाल को राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न की दशा में नियुक्त हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने वाले राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित न्यायाधीश की नियुक्त करते हैं। अधिकतम आयु 62 वर्ष है। न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके पद त्याग भी कर सकते हैं। उनको पदच्युति यानी पद से हटाया भी जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा, एक प्रक्रिया के माध्यम से, दोनों सदनों के माध्यम से। राज्य विधानमंडल नहीं हटा सकते, संसद में लाया जा सकता है। किसी भी सदन में किसी भी यदि साबित कदाचार और असमर्थता 2 आधारों पे किसी भी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया के आधार पे इन्हें भी हटाया जा सकता है। ठीक है, दोनों सदनों से उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 है ना, और दूसरा टोटल सदस्यों का कुल बहुमत यानी विशेष बहुमत है इसमें। ठीक है, तो आगे चर्चा करते हैं इसमें। तो पदच्युति, इसको महाभियोग शब्द प्रयोग किया जाता है जो कि गलत है।
पदच्युति शब्द है, तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है इसको। योग्यता क्या होनी चाहिए इनको? भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया जाना चाहिए। किसी अधीनस्थ न्यायालय में भी न्यायिक पद धारण किए तो भी उसको योग्यता है उसकी। दूसरा, किसी उच्च न्यायालय का या हाई कोर्ट का या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, है ना। 10 वर्ष तक यदि अधिवक्ता रहा हो हाई कोर्ट में तो भी चलेगा। इसके बाद जो है आयु से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट के परामर्श से किया जाएगा और राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तो इस तरीके से ये आपका हो गया अनुच्छेद 217। ठीक है, अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की शर्तें थी। ठीक, कोलेजियम एक बनेगा और उस कोलेजियम के सलाह पर ही राष्ट्रपति क्या करेंगे? मुख्य न्यायमूर्ति या संबंधित न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, शपथ जो होता है मुख्य न्यायमूर्ति की राज्यपाल दिलाता है, ये जरूर ध्यान रखना है। और न्यायाधीशों की शपथ भी राज्यपाल दिलाता है, आगे चर्चा करेंगे। तो ये रहा अनुच्छेद 217 तक। हमारी चर्चा हुई थी अनुच्छेद 152 से लेकर के और 217 तक हमने व्यवस्थित चर्चा कर ली, एक एक चीज़ें समझ में आ गई। आगे बात करते हैं संविधान की अनुसूचियाँ। बाकी के अनुच्छेद अगले एपिसोड में आएंगे आपके। अब संविधान की अनुसूचियाँ, उसमें मैं प्रयास करूंगा कि आपके कंप्लीट हो जाएं। तो संविधान की पहली अनुसूची आपके अनुच्छेद, देखो संविधान में प्रारंभ में जब संविधान बना था तो 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ। लगातार संशोधन के माध्यम से अनुसूचियों की संख्या बढ़ी है। ठीक है, तो कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं ध्यान से, ये 12 की 12 रट लीजिएगा आज। अब पहली अनुसूची अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 इससे जुड़ी हुई है ये, और इसमें राज्यों के नाम, उनका राज्य क्षेत्र ये सब लिखा हुआ है। राज्यों के नाम, उनका राज्य क्षेत्र लिखा है। संघ राज्य क्षेत्रों का नाम, उनका विस्तार लिखा हुआ है। अभी 8वां संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश आपका जम्मू कश्मीर है। अभी दादरा नगर हवेली को दमन द्वीप में मर्ज कर दिया गया, तो अब 8 ही बचे हैं। और लद्दाख आपका नया बना है, तो 2 नए बने हैं और एक आपको मर्ज करके एक बना दिया गया है, तो 8 ही हैं अभी समय केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य हैं। दूसरी अनुसूची जो है उसमें वेतन भत्ते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल से जुड़े हुए, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष से जुड़े हुए। वेतन भत्तों के बारे में जो भारत की संचित निधि है, राज्य की संचित निधि, उस पर बहुत सारे वेतन भत्ते भारी थे, वो दूसरी अनुसूची में है, आप इसे सुनते रहोगे। तो राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल के वेतन भत्ते भारी थे, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के, और भारत और राज्य की संचित निधि पे ये वेतन भत्ते भारित हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूरा लिखा गया है विस्तार से। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है, पूरा जो है प्रारूप दिया गया है, ड्राफ्ट दिया गया है। चौथी अनुसूची में राज्य सभा में स्थानों का आवंटन है, अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 80 से जुड़ता है पूरा ये। तो राज्यसभा में जो राज्यसभा की सीटें हैं ना, राज्यों का प्रतिनिधित्व है केंद्र की विधायिका पे, राज्यसभा पे, तो उनकी सीटों का किस राज्य से कितने हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य हैं, तो हर जगह से अलग अलग सदस्य हैं, ऐसा बताया गया। तो चौथी अनुसूची में पूरी व्यवस्था की गई है, पूरी लिस्ट दी गई है। पांचवी अनुसूची क्या है? अनुच्छेद 244 से जुड़ाव रखती है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों में प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके क्षेत्रों में कैसा प्रशासन होगा, कैसे नियंत्रण होगा, क्या क्या व्यवस्था की जाएगी, वो सब यहाँ पे पूरा स्पष्ट किया गया है। छठी अनुसूची, ये भी अनुच्छेद 244(1) से जुड़ा हुआ है, पहले क्लॉज से है। अनुच्छेद 244(2) से इसमें, और अनुच्छेद 275(1) इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य याद रखिएगा, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर नहीं है इसमें, तो असम, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट हैं। इस राज्यों में जनजातियों के प्रशासन और उनके बारे में क्या उपबंध होंगे, सारा दिया गया छठी अनुसूची में। तो छठी अनुसूची AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, मिजोरम से जुड़ी हुई है। अगला 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची संघीय ढांचे से जुड़ी हुई है और इसमें अनुच्छेद 246 है। इसमें जो है आपकी संघ सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। इनके विषय जो है बताए गए हैं कि किन विषयों पर राज्य कानून बनाएगा, किसमें संघ बनाएगा, किसमें दोनों बनाएंगे। तो संघ सूची में संघ, राज्य सूची में राज्य और संघवर्ती सूची में दोनों बनाएंगे। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में निहित होगी और डिस्कस करेंगे आगे जब केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 8वीं अनुसूची अनुच्छेद 344(1) इससे जुड़ी हुई है और इसमें जो है, और अनुच्छेद 351 से भी जुड़ी हुई है। इसमें भाषाएं दी गई हैं, भारत की जितनी भी राजकीय भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज है, 22 भाषाएं अब हो चुकी हैं इसमें। ठीक है, 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची अनुच्छेद 31(ख),
है ना, इससे जुड़ी हुई 31B से, और भूमि सुधार अधिनियम है, इसमें विभिन्न राज्यों के भूमि सुधार अधिनियम इसमें रखे गए हैं। और ये पहला संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ी गई थी जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था उस समस्या से निजात के लिए। तो अभी भी है, और ये वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता इसमें जो जुड़े हुए विषय हैं। 10वीं अनुसूची आपकी जो है वो अनुच्छेद 102(2) से जुड़ी हुई है, और इसमें दल परिवर्तन के आधार पर निराहता से संबंधित उपबंध है। 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 102(2) और अनुच्छेद 191(2). ठीक है, उसमें 191 में भी सदस्यताओं की निराहता सबसे, तो दल परिवर्तन यदि आप करते हैं संसद के द्वारा प्रॉपर इस पर कानून बनाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ, और अनुसूची 10वीं जोड़ी गई है। ठीक है, कोई भी किसी दल से चुन के आता है, दूसरे दल में सम्मिलित हो जाता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। 11वीं अनुसूची आपकी पंचायती राज व्यवस्था से, ग्रामीण सुशासन से जुड़ी हुई है, और इसमें अनुच्छेद 243 छा है, और इसमें जो है 29 विषय हैं। ठीक है, 12वीं अनुसूची जो है ये अनुच्छेद 243(ब) से जुड़ा हुआ है, और ये भी स्थानीय प्रशासन है। शहरी जो आपका निकाय है शहरी प्रशासन से जुड़ा हुआ है। तो ये आपके जो है 12 की 12 अनुसूचियां हैं और जिनके बारे में चर्चा किया गया है। एक बार मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं थोड़ा सा क्या क्या विषय, बहुत संघ सूची में बहुत महत्वपूर्ण विषयों को रखा गया है। जैसे रक्षा, 7वीं अनुसूची है ना, उसमें संघ सूची है, तो उसमें रक्षा, परमाणु ऊर्जा, विदेशी संबंध, रेल, है ना, सिक्का, करेंसी, निर्माण, बैंक कार्य, ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण विषय रखे गए। राज्य सूची है, तो राज्य सूची में लोक व्यवस्था, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, और स्थानीय स्वशासन, लोक स्वास्थ्य, मादक, लिकर, कांजी हाउस, बाजार एवं मेले, कृषि, ऐसे करके पूरी लिस्ट है, आप एक बार देख लीजिएगा। समवर्ती सूची में दंड विधि है, IPC, CRPC, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, विद्युत, कारखाने, समाचार पत्र, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा, ये सारी विषय वस्तु यहाँ पर दिए गए हैं समवर्ती सूची में। और जो आपकी ये 11वीं अनुसूची है, इसमें जो 29 विषय हैं जो ग्रामीण प्रशासन में पंचायती राज व्यवस्था को दिया गया है, इसमें 29 विषय में कृषि, भूमि विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, पेयजल, ऐसे विषय सम्मिलित किए गए हैं। और 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं आपके शहरी निकाय, तो शहरी निकाय में नगरीय योजना, भूमि के उपयोग, भवनों का निर्माण, सड़कें और पुल, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई, ये सारे विषय जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से ये रहा आपका पूरी विषय वस्तु। मैंने बहुत अच्छे से आसानी से आपको समझाने का प्रयास किया है, एक एक विषय वस्तु को मैंने बहुत बारीकी से आपको समझाया है। एक बार फिर से सारे आर्टिकल्स को बहुत तेजी से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से अनुच्छेद 152 से चालू किया था। अनुच्छेद 152 में परिभाषा दी गई है राज्य से जुड़ी हुई, है ना। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल का उपबंध है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ पे होगा, किसके पास राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, ये चर्चा की गई है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की जो है नियुक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि की बात की गई है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के नियुक्त होने की अर्हताओं की बात की गई है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्तों की बात की गई है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान की बात की गई है। अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन की बात की गई है। अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि के कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार, तो क्षमा करने की राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कितना है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद की बात की गई है। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की बात की गई है। अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयां राज्यपाल के नाम से की जाएंगी, इसके बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 167 में राज्य को जानकारी देने के संबंध में मंत्रियों के कर्तव्य क्या है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या है, इसके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडलों के गठन के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 169 में राज्यों के विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि क्या होगी, इसके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 173 में राज्यों के विधानमंडलों की सदस्यता के लिए अर्हता क्या होगी, इसके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 174 में राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान, विघटन, इसके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 175 में सदन या सदनों में अभिभाषण और उसके संबंध में संदेश देने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 177 में सदनों
के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 180 में अध्यक्ष के पद को हटाए जाने के संकल्प को पारित करने, उसके कर्तव्यों का पालन करने, ये सब के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 181 में जब अध्यक्ष के पद को हटाए जाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तो उसका पीठासीन नहीं होना, इसके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का सभापति उपसभापति है ना, इसके बारे में उनका कैसे चुनाव होगा, कैसे, तो इसके बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 183 में सभापति उपसभापति का पद रिक्त होना, इसके बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 184 में सभापति के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति या पद रिक्त होने पर क्या होगा, अनुपस्थित होने पर क्या होगा, इसकी चर्चा है। अनुच्छेद 185 में सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का यदि संकल्प कोई विचाराधीन है, उसके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 186 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते अनुसूची राज्य की संचित निधि पे भारित होंगी, ये सब चर्चा है। अनुच्छेद 187 में राज्य के विधानमंडल के सचिवालय के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 188 में सदस्यों के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 189 में सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदन के कार्य की शक्ति गढ़पूर्ति, ये सारी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 190 में सदस्यों की निर्हताओं के बारे में चर्चा। अनुच्छेद 191 में इसमें भी सदस्यों की निर्हताओं के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 192 में सदस्यों के निर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 193 में अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने प्रतिज्ञान करने से पहले अर्हित न होते हुए शास्ति और दंड की व्यवस्था की गई कि बिना शपथ लिए बैठोगे तो क्या होगा। अनुच्छेद 194 में विधानमंडलों के जो सदस्य हैं उनकी शक्तियां, विशेषाधिकार और मुक्तियों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 195 में सदस्यों के वेतन भत्ते विधानमंडलों को समय समय पर विधि द्वारा उधारित किए जाएंगे, इसके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 196 में विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 197 में धन विधेयक से संबंधित भिन्न विधेयक, उनके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, दोनों सदनों में जो है पारित होंगे और उस पर सारी चीजें। अनुच्छेद 198 में धन विधेयकों के बारे में विशेष प्रक्रिया की केवल विधानसभा में ही आएंगे, विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं होंगे, 14 दिन तक रोक सकती है विधान परिषद, ये सब लिखा हुआ है। अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा है। 200 में विधेयकों की राज्यपाल की अनुमति है और 201 में जो विचार के लिए आरक्षित, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक है उसके बारे में चर्चा की गई है। 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण है ना या बजट के बारे में चर्चा की गई है। 203 में विधानमंडलों में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया के बारे में चर्चा की गई है। 204 में विनियोग विधेयक, 205 में अनुपूरक अतिरिक्त अधिक अनुदान के बारे में, 206 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान के बारे में, 207 में वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष उपबंध, 208 में प्रक्रिया के नियम से के बारे में चर्चा है। 209 में राज्य के विधानमंडल के वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया के बारे में चर्चा है। 210 में विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में चर्चा है। 210 में विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। 209 में विधानमंडल के जो है विधानमंडल के वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया के विधि और विनियमन के बारे में। 211 में विधानमंडलों पर चर्चा पे निर्बंधन के बारे में चर्चा है। 212 में न्यायालयों द्वारा विधानमंडलों की कार्रवाई का जांच नहीं किया जाना, इसके बारे में चर्चा है। 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल पर अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में चर्चा है। 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, इसके बारे में चर्चा है। 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, इसके बारे में चर्चा है। 216 में उच्च न्यायालयों का गठन के बारे में चर्चा है। 217 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें। इतनी जो है मैंने आर्टिकल आपको करा दिए। अब आप लोगों को कॉन्फिडेंस आना चाहिए, अब नहीं आएगा तो कभी नहीं आएगा। एक बार मैं अनुसूचियों को फिर ऐसे ही बता देता हूं। पहली अनुसूची राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र से जुड़ी हुई है, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम उनके है ना, ये आपका पूरा। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते से जुड़ी हुई है। तीसरी अनुसूची शपथ प्रतिज्ञान से है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से जुड़ी है। पांचवी अनुसूची आपकी अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से है। छठी अनुसूची आपकी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। 7वीं में आपकी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। 8वीं में भाषाएं हैं। 9वीं में भूमि सुधार अधिनियम है। 10वीं में दल परिवर्तन अधिनियम है। और 11वीं जो आपका है वो स्थानीय प्रशासन में पंचायती राज व्यवस्था के 29 विषय हैं। और 12वीं में पंचायती राज व्यवस्था के शहरी निकाय के 18 विषय। ये हो गया संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था का मास्टर वीडियो भाग 3। निश्चित तौर पे आप सभी ने बहुत बड़ी विषय वस्तु अपने अंदर समाहित की होगी, ध्यान से सुना होगा मुझे, और आपको एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जरूर आया होगा। अब आपका काम चालू होता है इसको भारत के सभी नागरिकों तक पहुंचाने का।
ये आपकी जिम्मेदारी है। आप कहीं पर भी जुड़े हैं, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, जहाँ भी जुड़े हैं, आपकी जिम्मेदारी है आपको इसे घर घर पहुँचाना है। यह आप लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है, ताकि भारत के सभी नागरिक संविधान की इस बड़ी विषय वस्तु से परिचित हो जाएं, कम समय में, आसान भाषा में। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, मास्टर वीडियो देखते रहिए, अपनी तैयारी को धारदार बनाते रहिए और आराम से जाइए, परीक्षा में सफलता पाइए। मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। मास्टर वीडियो की ये सीरीज़ निरंतर रहेगी, गतिशील रहेगी। बस अपना प्यार इसमें बनाए रखिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।